हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है खास करके जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज का दिवस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए खास हम क्या करते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पे एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए कुछ नए नए प्रश्न आपके साथ यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा, बिंदु की शुरुआत करते हैं आज के दिवस से ही, आज के उस पैटर्न के साथ, जहाँ पे एक एक प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आप सबके साथ साझा करेंगे। चलिए, बिंदु की शुरुआत करते हैं आज के इसी पैटर्न के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषयांक के साथ हम क्या करते हैं, आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। चलिए, पहले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहली बार एक दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना करी गई, और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। समिति होता है सहारनपुर में, लखनऊ में, बनारस में, या फिर आपके प्रयागराज में। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो प्रीति, नितेश पाल, हैप्पी गर्ल, लियो, परमबीर सिंह, इसके अलावा अमित शुक्ला, साथ ही साथ राजन पटेल, रेणु तिवारी, दीपू कुमार, राज श्रीवास्तव, रंजीत। ठीक है, आप लोग जुड़ चुके हैं। तो सिद्धार्थ जी, खास करके अंजलि सिंह, इन सारे सेशन को क्या करिए, लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहली बार दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना करी गई। यह समिति आपको देख मिलती है। देखिए, हम अपने यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में दो संस्थान आपको देख मिलती हैं। पहले संस्थान की जब बात की जाए तो पहला संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था आपके कटरा दुग्ध सहकारी संघ के रूप में। कटरा दुग्ध सहकारी संघ के रूप में आपका स्थापित किया गया था। लेकिन जो कटरा में आपका स्थापित किया गया था, कटरा इन द सेंस आप कह सकते हो प्रयागराज। ठीक है, तो ये संयोग से कह सकते हो कि ये जो संस्थान था ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो प्रयागराज में जो आपका स्थित ये दुग्ध संस्थान था वो आगे कंटिन्यू नहीं चला। तो सीधी सी बात, अगर आप किसी काम को चालू करते हैं, नहीं सफल होता है, तो उस दशा में उसका कोई नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन ये हमारे प्रदेश का, इवन देश का सबसे पहला था। तो फिर इसके बाद क्या होता है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फिर हमारे यहाँ पर एक दूसरा खोला जाता है लखनऊ में। और लखनऊ की जब बात की जाए तो कब खोला जाता है, ये खोला जाता है 1938 में। ठीक है, 1938 की जब बात की जाए तो लखनऊ में एक खोला जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक दुग्ध सहकारी संघ के रूप में, दुग्ध सहकारी संघ के रूप में। और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, चूंकि ये सफल होता है तो इस दशा में क्या हो जाता है, इस दशा में आप कह सकते हो कि ये देश का भी पहला होता है। और इवन हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का भी क्या होता है, यूपी का भी पहला होता है। तो देश का भी पहला और यूपी का भी जो पहला होता है सफल स्वरूप में, वह आपका लखनऊ में होता है। कब स्थापित किया गया, ये आपके 1938 में स्थापित किया गया। तो पहला दुग्ध संघ कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आपके लखनऊ में स्थापित किया गया। हालांकि आनंद वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो आज सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी संघ माना जाता है। लेकिन आनंद की जब बात की जाए तो आनंद का पूरा पैटर्न कहां से है, आनंद का जो पूरा पैटर्न है वो आज आप भी जानते हैं, वह गुजरात के संदर्भ में ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे प्रयागराज वाला जो स्थापित किया गया था वो कब स्थापित हुआ था, 1905 में। मतलब अगर ये सफल हो जाता तो ये अपने आप में और भी पुराना था। 1905 में ही इसका स्थापना किया गया था। क्योंकि दूध की बात चलिए तो दूध के लिए खास ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक क्रांति आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के रूप में नाम देते हैं। ऑपरेशन फ्लड की भी संज्ञा दी जाती है। और ऑपरेशन फ्लड के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, श्वेत क्रांति के अलावा दुग्ध क्रांति। ठीक है, तो दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सारे नाम क्या होते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। नाम की जब बात की जाए तो इस नाम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास जब हम बात करते हैं हमारी यूपी में, तो हमारी यूपी में पराग नाम का जो एक ब्रांड होता है दूध का, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है। खास अगर देखा जाए तो पराग ब्रांड के अलावा यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यहाँ पर सानिन नाम की जो बकरी होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा, मुर्रा नाम की एक भैंस होती है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। और साहीवाल की जब बात की जाए तो साहीवाल नाम का एक गैया ध्यान रखिएगा जो क्या करती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने कई बार नाम सुना होगा एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम होता है वर्गीज कुरियन।
वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया है। तो इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, हम अपने यहाँ पे जनक के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, किसका जनक बोलते हैं हम, खास करके श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 26 नवंबर ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये आपके दुग्ध दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दुग्ध दिवस की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में 26 नवंबर, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब बात की जाती है किसका, 1 जून, तो 1 जून की जब बात की जाए तो 1 जून क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। मुख्यतः चूंकि दूध की बात चली है तो दूध के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में अभी आपने समूल नाम का एक संगठन सुना होगा जो शाहजहांपुर में आपका स्थापित किया गया है। जैसे आपने नाम सुना अमूल, तो अमूल की जब बात की जाए तो अमूल का संबंध कहाँ से है, अमूल आपके आनंद गुजरात से समित है। तो हमारे यूपी के अंतर्गत क्या किया गया, हमारे यूपी के अंतर्गत समूल नाम की एक संस्था स्थापित की गई है, और जिसका पूरा पैटर्न होता है कि शाहजहांपुर की महिलाओं के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूध का उत्पादन बढ़ावा दिया जाएगा। खास आपने सुना होगा हमारे सरकार के सहयोग से गोकुल पुरस्कार और गोकुल के अलावा नंद बाबा पुरस्कार वगैरह क्या किए जाते हैं, आपके दूध उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो नंद बाबा पुरस्कार और गोकुल पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये दूध उत्पादन में आपका क्या होता है, किया दिया जाता है। खास अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो है आज नहीं, राजस्थान क्या है, राजस्थान दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो भारत देश का नाम ध्यान रखिएगा, भारत देश जो है वह विश्व परंपरा में सबसे ज्यादा क्या करता है, दूध का उत्पादन करता है। अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे एनडीडीबी, एनडीडीबी क्या बोलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है, तो ये आपको हरियाणा में देख मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा की जब बात की जाए तो हरियाणा में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जिसके माध्यम से आपने देखा भी होगा कि कई सारे दूध के परिपेक्ष में जो जानवर वगैरह होते हैं उनकी वैरायटी को खोजा जाता है। आपने एक डॉली नाम के भैंस को सुना होगा, डॉली, डॉली की जब बात की जाए तो डॉली का संकलन क्या है, डॉली मतलब एक भेड़ थी जिसको क्या किया गया था, कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर खास करके जब हम बात करते हैं किसके माध्यम से, आपके जो होती ना स्टेम सेल थेरेपी, तो उसके माध्यम से आपका बनाया गया था। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, डॉली के अलावा अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे यहाँ पर एक नाम सुना होगा किसके बारे में, एनडीडीबी जो है वो एक तरीके से कह सकते हो हरियाणा में पहला हो जाता है। लेकिन एनडीडीबी के अलावा अगर देखा जाए तो एक संस्था और आपने सुना होगा किसके बारे में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये तो आपका होता है हरियाणा में, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो जो एक आनंद नाम का संस्था है वहां पे क्या होता है, डेयरी को आधारित करते हुए एक आपका निगम देख मिलता है। तो डेयरी निगम की जब बात की जाए तो ये कहां से संबंधित है, तो डेयरी निगम की जब बात की जाए तो डेयरी निगम ध्यान रखिएगा या आपको देख मिलता है कहां पे, आनंद में। आनंद जो आपके गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में निगम होता है जिसके माध्यम से आपने रिपोर्ट वगैरह को देखा होगा। और बाकी एनडीडीबी की जब बात की जाए तो आपके हरियाणा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, आपके दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। खासा गोरखपुर नगर की जब बात की जाए तो गोरखपुर नगर किस एक नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर का संबंध कहां से होता है, किस नदी के किनारे होता है, यह समझते होता है गंगा, राप्ती, यमुना या फिर आपके केन के रूप में। हमारे यहाँ पर अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है किस एक नदी के किनारे देख मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के अंतर्गत खास अगर देखा जाए तो यह नाम काफी महत्वपूर्ण होता है, गोरखपुर नगर निगम। गोरखपुर नगर निगम की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, तो ये नाथ नगरी के लिए जाना जाता है। इवन आपने सुना होगा इसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे इसको हम गीता प्रेस नगरी के रूप में जानते हैं। गीता प्रेस नगरी की जब बात की जाए तो इसके लिए इसका नाम लिया जाता है। यहाँ पे कुछ बड़ी फेमस चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल की जब बात की जाए तो ये आपको दे मिलता है। अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, चिलुआ ताल, चिलुआ ताल की जब बात की जाए तो ये भी स्थित है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कंदला ताल। ठीक है, तो कंदला ताल की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं पर देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने सुना होगा हमारे यूपी में एक आयुष विश्वविद्यालय यहीं पे बनाया जा रहा है। खास करके एक सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो सैनिक स्कूल यहाँ पे बनाया जा रहा है। एनसीसी के बारे में आपने सुना होगा, एनसीसी अकादमी की जब बात की जाए तो एनसीसी अकादमी यहाँ पे आपकी डेवलप की जा रही है। और एम्स की जब बात की जाए तो एम्स गोरखपुर भी क्या है, या आपके यहाँ पर स्थापित किया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वीन लेक नहीं है, लेक की जब बात की जाए तो उस रामगढ़ ताल के अंतर्गत
रामगढ़ ताल के अंतर्गत क्या किया गया है, एक आपके क्वीन क्रेज को चालू किया गया है। ठीक है, तो क्वीन क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो क्वीन नाम की एक क्रूज सेवा आपके रामगढ़ ताल में शुरू किया गया है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, तो यह राप्ती नदी के किनारे आपको दिख मिलता है, राप्ती नदी। वैसे राप्ती के अलावा अगर देखा जाए तो गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य आपने एक नदी और सुना होगा जिसको हम नाम देते हैं रोहिणी नदी। रोहिणी की जब बात की जाए तो रोहिणी का संबंध किससे होता है, तो आपने सुना भी होगा, खास करके जब हम बात करते हैं किसके लिए, आपके गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की जब बात की जाए तो गौतम बुद्धा जो सिद्धार्थ थे उन्होंने क्या किया है, अपने खास जब हम बात करते हैं किसको रूप में, राजसी वस्त्र त्यागने के रूप। तो राजसी वस्त्र की जब बात की जाए तो राजसी वस्त्र का जो त्याग है वह आपके गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर आपका किया गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो गोरखपुर अपने आप में क्यों फेमस है, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी यहाँ का जो गीता प्रेस है उसे क्या हुआ था, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गांधी शांति पुरस्कार की जब बात की जाए तो गांधी शांति पुरस्कार इसको हाल फिलहाल में दिया गया था। और गोरखपुर की जब बात की जाए तो यहाँ से इसी से ध्यान रखिएगा, गीता प्रेस से ही खास करके क्या होता है, एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम होता है क्या, कल्याण। तो कल्याण की जब बात की जाए तो कल्याण नाम की पत्रिका यहाँ से आपकी निकाली जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपने रेडीमेड कपड़ों का नाम सुना होगा। रेडीमेड कपड़ों की जब बात की जाए तो रेडीमेड कपड़े क्या किए जाते हैं, यहाँ पे भारी भरकम मात्रा में बनाए जाते हैं। टेराकोटा की जब बात की जाए तो टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा यहाँ का एक विशेष उत्पाद होता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाती है, बरसात आपको देख मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर यूपी में कहीं बरसात होती है तो यह आपकी क्या होती है, यह आपको यहां पर गोरखपुर के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक है, और गोरखपुर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आज यूपी का क्या है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको देख मिलता है। ठीक है, तो सबसे लंबा जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है वह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि ये यूपी का है, ये यूपी का है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ही आपने सुना होगा किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं यूपी को आधारित करते हुए, तो यूपी में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस फैलता है। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की जब बात की जाए तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक शोध सेंटर आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए यहाँ पे एक शोध सेंटर भी आपका स्थापित किया गया है। तो इन सारी बिंदुओं को क्या करेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, 5 स्टार थाने की जब बात की जाए तो 5 स्टार ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं तो 5 स्टार थाना जो है वह आपको यहीं पर गोरखपुर में ही देख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कन्हाल बांध। कन्हाल बांध की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले में आपको देख मिलता है, कन्हाल बांध की जब बात की जाए तो आपको मिलता है, हाँ भारत का सिंधु रूपा है जो खास करके आपके कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन हम यूपी की बात कर रहे थे। यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है, तो फीता लेके नापिएगा, 1300 मीटर लंबा है, खास करके आपके गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसका संबंध आता है, कन्हाल बांध, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए बांधों की जब बात की जाए तो बांधों के रूप में ध्यान रखिएगा, ये एक अस्थायी संरचना होती है। और बांध के रूप में अगर देखा जाए तो बांधों का शहर हम किसे कहते हैं, तो बांधों का जो शहर बोला जाता है वह संयोग से आपके ललितपुर को बोला जाता है। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर को बोला जाता है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ललितपुर में क्या होता है, यह आपके खास करके बांधों का शहर माना जाता है। आपके यूपी में खासा आपने सुना होगा जैसे रिहंद बांध। रिहंद बांध की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो रिहंद नदी के ऊपर आधारित है जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना होगा जैसे माता टीला बांध है। ठीक है, माता टीला की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके झांसी में पड़ता है, जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कह देते हैं। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं कालागढ़ डैम के परिप्रेक्ष्य रामगंगा बांध, क्या बोलते हैं, रामगंगा नदी के ऊपर आधारित करते हुए कालागढ़ डैम। ठीक है, तो कालागढ़ की जब बात की जाए तो रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध की जब बात की जाए तो रामगंगा बांध ध्यान रखिएगा जो अपने आप पे काफ़ी फेमस होता है। खासा अगर देखा जाए तो ये कहाँ समित है, तो यह यूपी का जो मुरादाबाद बिजनौर नाम का लोकेशन है वहाँ से इसका संबंध होता है और अपने आप पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये यूपी का अब तक का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कन्हाल की जब बात की जाए तो कन्हाल कहाँ से समित है, तो ये आपके सोनभद्र नाम का जो जिला है, सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम यहाँ पे आपको मिलता है। तो सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके कन्हाल बांध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जहां पर क्या होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में कोयला पाया जाता है। कोयला की जब बात की जाए तो कोयला नाम आपको देखने को मिल जाता है। आज कोयले की जब बात की जाए तो कोयले का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, ये मिर्जापुर में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, चित्रकूट में या फिर आपके चंदौली में।
आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या कहते हैं, ये खनिज के दृष्टिकोण से क्या है, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। किस कारण से? निम्न मध्यम श्रेणी की जब बात की जाए तो निम्न मध्यम श्रेणी के राज्यों में इसका नाम शुमार होता है। तो निम्न मध्यम श्रेणी के राज्यों की जब बात की जाए तो हम किसके रूप में जानते हैं? खास करके आपके उत्तर प्रदेश को नाम दिया जाता है। आज के संदर्भ की जब बात की जाए तो आप यूपी के परिप्रेक्ष्य जानते हैं, यूपी के कुल 12 जिले हैं। क्या है? यूपी के कुल ऐसे 12 जिले हैं जिनको हम किस रूप में जानते हैं, जिनको हम खनिज बाहुल्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो खनिज बाहुल्य की जब बात की जाए तो खनिज बाहुल्य के रूप में हमारे यूपी के कुल ऐसे 12 जिले आपके चिन्हित किए गए हैं। अब 12 जिलों की जब बात की जाए तो उसमें अलग अलग उत्पाद अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से आपके सोनभद्र में, तो सोनभद्र में एक लोकेशन आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं उसे, जब यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, सिंगरौली के बारे में। तो सिंगरौली की जब बात की जाए तो सिंगरौली में क्या होता है, कोयला की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो कोयला की जब बात की जाए तो कोयले का थोड़ा बहुत मात्रा यहाँ पे पाया जाता है, और यही कारण होता है क्योंकि एक कोयले की जो पट्टी होती है ये सिंगरौली के साथ मिल करके जो झारखंड का लोकेशन है, जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन है, वहाँ तक विस्तारित है, और इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कई बार पावर कैपिटल की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो सोनभद्र को पावर कैपिटल बोला जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, और वह इसी कारण से बोला जाता है क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में क्या होता है, यहाँ से कोयले का उत्पादन देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ पे काफ़ी फेमस है, क्योंकि यही सोनभद्र ऐसा लोकेशन है जहाँ पे रेणु को कूटा गया था, और रेणु को जब कूटा गया था तो उस दशा में क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत मात्रा में बॉक्साइट मिला, और बॉक्साइट मिला तो फिर हमने क्या किया, बॉक्साइट को गला दिया, और गला दिया तो फिर क्या हो गया, एल्युमिनियम बन गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का भी थोड़ा बहुत क्या होता है, उत्पादन आपको देख मिलता है, और इसी संदर्भ में एल्युमिनियम की क्या हो जाती है, फैक्ट्री भी आपको देख मिलती है। एल्युमिनियम का एक आपका संयंत्र देख मिलता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिम्को नाम देते हैं, एलिम्को। एलिम्को की जब बात की जाए तो एलिम्को यहाँ पे देख मिलता है, खास अगर देखा जाए तो ये रेणुकूट के अंतर्गत। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्योंकि सोनभद्र के अंतर्गत ही आपने सुना होगा, पहली बात यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज की जब बात की जाए तो रॉबर्ट्सगंज क्या है, जिला का मुख्यालय हो जाता है। और इसी सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा, अपने आप पे क्यों फेमस है, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो कालीन का उत्पादन यहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है, और दक्षिणी जिले के अलावा अगर देखा जाए तो ये 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा ये क्या करता है, प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्यों, क्योंकि इसको हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा देते हैं। क्या? स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा देते हैं। हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा जब हम जनजाति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनजाति वगैरह क्या करती है, यहीं पर आपके निवास करती है। और जनजाति निवास करने के अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे आपने हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क का नाम सुना होगा। तो हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो भी आपको दिख मिलता है, और सलखान के बारे में आपने सुना होगा, तो सलखान जीवाश्म पार्क जो है वह भी आपको यहीं पर देख मिलता है। तो सलखान जीवाश्म पार्क की जब बात करें तो यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले प्रशासनिक अधिकारी का नाम क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ पर खास करके क्रिकेट एसोसिएशन, आपने क्रिकेट का नाम सुना होगा, आज तो काफ़ी चर्चा में रहा। काहे चर्चा में रहा? आज चर्चा में आनाते रहा काहे कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं होती ना, महिलाओं ने एक कीर्तिमान हासिल किया है। देखिए, वही कहा जाता है ना, थोड़ा सा केवल कोई सपोर्ट कर दे, इतना सा दुनिया का सबसे बड़ा कीर्ति हासिल करने वाली होती हैं, क्योंकि इनके पास प्लान भी नहीं होता है, और ना इनके पास कोई समझौता होता है। इनके पास बस एक ही चीज़ होती है, और वो होता है अपना लक्ष्य। और शायद दुनिया में लक्ष्य पाने के मामले में जितनी तीव्रता इनके पास है, जितनी ललक इनके पास है, शायद किसी के पास होगी। अभी आपने देखा था पुरुष आईपीएल की जब बात की जाए, जिसमें विराट कोहली जैसे व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, 16 साल से लगातार खेल रहे हैं, अभी तक आईपीएल का पतंग नहीं जीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर दूसरे ही साल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जब बात की जाए तो उसने महिलाओं का जो प्रीमियर लीग था उसके अंदर क्या किया, पदक अपने कब्जे में कर लिया। स्मृति मंधाना, आप देखिए ना, खास करके अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, वुमेन प्रीमियर लीग की जब बात की जाए तो इस प्रतियोगिता को जीता, और यही कारण होता है कि काफ़ी चर्चा में।
मुख्यतः अगर देखा जाए तो अब इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन काम करता है। देखिए, विश्व लेवल की जब बात की जाए तो आपने आईसीसी का नाम सुना होगा। आईसीसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आईसीसी के अंतर्गत क्या होता है, बीसीसीआई आपका काम करता है। क्या करता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा आपके बीसीसीआई। बीसीसीआई की जब बात की जाए तो बीसीसीआई का नाम ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई क्या करता है, यहाँ पे कार्य करता है। और बीसीसीआई के अंतर्गत अगर देखा जाए, बीसीसीआई देश स्तर पे है। फिर क्या होता है आपके उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड की जब बात की जाए, क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बीसीसीआई की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। बीसीसीआई की जब बात की जाए तो बीसीसीआई का नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। बीसीसीआई की जब बात की जाए तो बीसीसीआई का नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई की जब बात की जाए तो बीसीसीआई क्या करता है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर खास करके यूपीसीबी, अर्थात अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, यह नाम होता है उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश क्रिकेट काउंसिल बोर्ड। खास अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आज आपको कानपुर में देख मिलता है। ठीक है, तो कानपुर में इसका हेडक्वार्टर होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है निधिपति सिंघानिया। क्या नाम है, निधिपति सिंघानिया। लेकिन निधिपति सिंघानिया की जब बात की जाए तो ये क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। निधिपति सिंघानिया की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, इसने पूछा है कि प्रशासनिक अधिकारी कौन है। तो आप भी जानते हैं कोई भी जो संस्था बनाई जाती है उसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है, और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी की बात की गई है। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम है देवेंद्र सिंह चौहान। क्या नाम है, देवेंद्र सिंह चौहान की जब बात की जाए तो देवेंद्र सिंह चौहान जो है, डीएस चौहान, ये इसके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासनिक अधिकारी जो है वो देवेंद्र सिंह चौहान है। अध्यक्ष की जब बात की जाए तो अध्यक्ष का नाम क्या है, अध्यक्ष का नाम होता है निधिपति सिंघानिया। कहाँ पे मुख्यालय है, तो मुख्यालय आपके कानपुर में देख मिलता है, और खास करके उत्तर प्रदेश के क्रिकेट काउंसिल बोर्ड को लेकर के इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वैसे यूपी काफ़ी फेमस देखने को मिलता है, क्योंकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत आप भी जानते हैं 4 एयरपोर्ट भी आपके बनाए जा रहे हैं। 4 की जब बात की जाए तो 4 कहाँ पे, एयरपोर्ट की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। पहला आपने सुना होगा खास करके कानपुर में आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम है। कानपुर के अलावा अभी आपने सुना होगा लखनऊ में इकाना स्टेडियम आपको देख मिलता है। लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो आपने बनारस का नाम सुना होगा, जहाँ पे भगवान शंकर को आधारित करते हुए शिव थीम आधारित एक आपका नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक अभी आपने नाम सुना होगा गाजियाबाद में, जिसकी क्या की गई है, अभी नींव रखी गई है, अर्थात जिसका शिलान्यास हुआ है। तो 4 हमारे यहाँ पर क्रिकेट को लेकर के जब हम बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम, तो ये भी आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुआ ग्रैंड पिक मोटो जीपी प्रतियोगिता, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अब इसकी जब बात की जाए तो इसके विजेता कौन थे, विजेता की जब बात की जाए तो मोटो जीपी प्रतियोगिता, खास अगर देखा जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है, यह नाम देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, किस एक परिप्रेक्ष्य ग्रैंड पिक की प्रतियोगिता, अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम देखने को मिल जाता है, ग्रैंड पिक मोटो जीपी प्रतियोगिता। तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर अभी रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और बड़े लंबे अंतराल के बाद क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था आपके गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत क्या हुआ था, इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, आपने सुना भी होगा बुद्धा सर्किट, तो इस बुद्धा सर्किट के अंतर्गत क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जीता कौन था, तो इसमें जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है मार्को बेंची। खासा अगर देखा जाए तो ये इटली से समित है। इटली में आपने नाम सुना होगा, का नाम होता है मोलोनी। अगर देखा जाए तो मार्को बेंची नाम ध्यान रखिएगा, इटली से इनका संबंध है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पदक ले गया था। मार्को बेंची जो थे वह यूपी से पदक लेके गए थे, हमने क्या किया, वहाँ के पदक की मालकिने को उठा लिया। ठीक है, तो जैसा में मार्को बेंची का नाम ध्यान रखिएगा, इटली का संबंध यहाँ पे आपको देख मिलता है।
खास अगर देखा जाए तो आज हमारे यूपी में कुछ ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं जिसकी मेजबानी यूपी में की गई। जैसे अभी आपने सुना होगा हमारे यूपी में सांसद खेल महाकुंभ आपका आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसकी जब बात की जाए तो आपके बस्ती में आयोजित किया गया। बस्ती की जब बात की जाए तो बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ आपका आयोजित किया गया। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जब बात की जाए तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वह भी कहाँ से आपका आयोजित किया गया? तो ये आपके यूपी के 4 अलग अलग शहरों में आपका आयोजित किया गया था। नाम की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अभी आपने सुना होगा तीरंदाजी प्रतियोगिता। तो तीरंदाजी प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो ये भी आपका हाल फिलहाल में आपका आयोजित किया गया था। यही पर अगर देखा जाए तो तीरंदाजी के अलावा आपने सुना था किसके बारे में? ताइक्वांडो की जब बात की जाए तो ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भी आयोजन अभी हाल फिलहाल में आपका किया गया था। तो अलग अलग बिंदुओं को लेकर के हमारे यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खास करके क्या होते हैं आपके प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो इस दशा में मार्को बेंची का नाम ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से समित के से थे आपके मोटो जीपी प्रतियोगिता से समित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख एक खानवा का युद्ध हुआ था, और इसकी जब बात की जाए तो उसकी प्रसिद्धि आपको देखने को मिल जाती है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो ये 1528 में, 1529 में, 1530 में या फिर 1500 खास करके 29 में। ठीक है, अच्छा अभी चूंकि खेलों की बात चली थी तो ध्यान रखिएगा, खेलों के परिप्रेक्ष्य अब हमारे यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर को स्थापित किया जा रहा है। और खेलो इंडिया सेंटर की जब बात की जाए तो पहले क्या था, पहले ये जिला स्तर पर स्थापित किया जा रहा था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब इसको क्या किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब आपके खेलो इंडिया सेंटर आपके ब्लॉक लेवल पे आपके स्थापित किए जाएंगे। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये खानवा का युद्ध किससे है? तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो आपका युद्ध आयोजित हुआ था मुख्यतः अगर देखा जाए तो यह कब आयोजित हुआ था? यह आपके 1527 में आयोजित हुआ था, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, बाबर जी के बारे में। ठीक है, बाबर की जब बात की जाए तो भर भर करते ये आए थे फरगना से, और इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बेचारे और कुछ नहीं कर पाए, 4 ठो लड़ाई लड़े थे और के बाद टे बोल गए थे। खास अगर देखा जाए तो कौन कौन सी लड़ाई थी इनके द्वारा लड़ाई जो लड़ी गई थी, आपको हमने कई बार बताया है कि पान खा चल घर, पान खा चल घर। अगर इसकी बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। पान खा चल घर की जब बात की जाए तो इस दशा में क्या होगा, पहला युद्ध आपका पानीपत का युद्ध देख मिलता है। पानीपत की युद्ध जो इन्होंने 1526 में लड़ा, एक बाद इनका जितना पैसा वैसा था सब खत्म हो गया, एकदम कह सकते हो कि च्यवनप्राश खाने वाली अवस्था में पहुंच चुके। तो फिर इन्होंने क्या किया, पानीपत के युद्ध के बाद हमारे यहाँ पर खास करके खानवा का युद्ध लड़ा, और खानवा का युद्ध जो लड़ा वह इसके बाद लड़ा, अर्थात आपके 1527 में लड़ा। फिर इनके पास जितना पैसा कौड़ी था खत्म हो गया, जितना सिपाही उपाही थे मजदूरी दे करके खत्म। फिर ये साल भर बैठे रहते, अपना आंवला उला उबाल करके च्यवनप्राश फिर से बनाए, और उसके बाद जब ताकत इनके पास आती है फिर क्या करते, एक दूसरा युद्ध लड़ते हैं जिसको हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से कब होता है, तो यह 1529 में आपका आयोजित होता है। चंदेरी के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, घर की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो घाघरा का युद्ध, और घाघरा के युद्ध की जब बात की जाए तो ये कब होता है, यह 1530 में होता है। और बेचारे यहाँ पे आपकी बार च्यवनप्राश नहीं बना पाए, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टे बोल जाते हैं। ठीक है, तो टे बोलने की दशा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1530 में जब ये टे बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इनको दफना दिया जाता है, और वहीं पर ये बैठ करके एक गाना भी गाते हैं, मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, साथ रफीगों के वो फरगना जाएंगे। तो फरगना से एक आवाज़ आई कि भैया ऐसा करो, बेचारे को अकेले ना छोड़ो, इसको फरगना पहुंचा दो। तो इसने कहा कि भाई देखो, हमें तो दफना दिया गया है कहाँ पे, चार बाग शैली में, आगरा में, लेकिन हमारा जो मूल है वो कहाँ से संबंधित है, तो यह मूल हमारा संबंधित है आपके कहाँ पे, खास करके फरगना से। और फरगना की जब बात की जाए तो काबुल लोकेशन ध्यान रखिएगा, काबुल फरगना की जब बात की जाए तो वहाँ पे बाद में क्या किया गया था, इसको दफनाया वगैरह गया था। वैसे बाबर की जब बात की जाए तो बाबर के बारे में ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, यह इसके पिता के रूप में जाने जाते हैं। बताया जाता है कि ये चंगेज खान की जब बात की जाए तो चंगेज खान के वंशज से क्या होता है, इसका संबंध आपको देख मिलता है। ठीक है, तो चंगेज खान वगैरह की जब बात की जाए तो उससे संबंधित आपका क्या होता है, नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, पान खा चल घर। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देख मिलता है पानीपत 1526 में, खानवा गलत है,
अच्छा भाई यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ी चाहते हैं, 27 के बाद 28 आएगा ना, थोड़ा सा ये गलती हो गई। ओहो, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, 1529। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो सालों का क्रम है वो अपने आप में एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पानीपत 1526 होगा। 1527 की जब बात की जाए तो 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध हो जाता है। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का होता है। चंदेरी की जब बात की जाए तो ये कब होता है, यह आपके 1528 होता है। 1528 के बाद घाघरा का 1529 में होता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, वो 1 साल का गैप हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई संशय नहीं ना। चलिए आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली राणा सांगर के बीच हुआ था। ठीक है, राणा सांगा की जब बात की जाए तो राणा सांगा और कह सकते हो बाबर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, यह युद्ध आपका हुआ था। और पानीपत की जब बात की जाए तो पानीपत के बारे में तो आप भी जानते हैं, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की जब बात की जाए, यहाँ से क्या हो जाता है, बाबर ने क्या किया था, 1526 में लोदी वंश को समाप्त करते हुए कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगले चरण में मुगल वंश की स्थापना को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो पानीपत इब्राहिम लोदी से समित होता है और खानवा की जब बात की जाए तो ये राणा सांगा से समित होता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो मथुरा में स्थित एक कुसुम सरोवर छतरी है। इस कुसुम सरोवर छतरी की जब बात की जाए तो इसका निर्माण किसके माध्यम से कराया गया, और इस नाम की जब बात की जाए तो ये होता है राजा सूरजमल के द्वारा, या बीरबल के द्वारा, या फिर राजा टोडरमल के द्वारा, या फिर आप कह सकते पारिक और मनी राम के द्वारा। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर यह नाम देखने मिलता है कुसुम सरोवर छतरी। अब कुसुम सरोवर की जब बात की जाए तो यह कुसुम सरोवर छतरी कहाँ से आपको दिख मिलती है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। केटी स्टडी भाई काहे नहीं करा रहे हैं, संडे को आए थे, सैटरडे को आए थे, आपकी क्लासेस चलती हैं, आप आए तो ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए कुसुम सरोवर छतरी, खास अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, कुसुम सरोवर छतरी जो है वो राजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया। आपने कई बार सुना होगा जाटों के एक राजा थे, और जाटों के राजा की जब बात की जाए तो जाटों के जो राजा थे उनका नाम था राजा सूरजमल। तो राजा सूरजमल की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, कुसुम सरोवर छतरी आपके बनवा रखी है। कहाँ पे देख मिलती है, तो ये आपके मथुरा में पड़ता है। मथुरा आज बेसिकली आप भी जानते हैं, मथुरा एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, कुषाणों के भी साक्ष्य वगैरह आपके प्राप्त होते हैं। कुषाण, कुषाण की जब बात की जाए तो कुषाण कालीन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको सिक्का वगैरह देखने मिलता है। इवन आपने सुना होगा कि जब हम बात करते हैं धड़ युक्त, जिसमें कह सकते हो कि सर नहीं है, तो धड़ से अलग एक यहाँ पे क्या होती है, मूर्ति भी आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, धड़ से अलग एक आपकी मूर्ति भी कुषाण काल की क्या होती है, यहाँ से आपकी प्राप्त हुई है। मथुरा की जब बात की जाए तो अपने आप पे काफ़ी फेमस है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आप भी जानते हैं 86 मेले लगते हैं, 86 मेला सबसे ज़्यादा लगता है, और आजकल तो काफ़ी चर्चा में है, खास अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर लट्ठमार होली की जब बात की जाए तो लट्ठमार होली अपने आप में जो काफ़ी फेमस है वह आपके मथुरा वृंदावन लोकेशन से जानी जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का आज जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल है वह हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का आज जो वर्तमान कह सकते हो कि यहाँ पर क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर यह नाम देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो उससे पहले एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास इसे सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में खास जब हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का पूरा पूरा क्षेत्रफल है। और इस पूरे क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो उस पूरे क्षेत्रफल के आधार पर हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे हम 7.33% क्या करते हैं, एरिया को धारित करते हैं। और एरिया धारित करने के मामले में हम किस नंबर पे आते हैं, तो हमारा स्थान होता है चौथा। ठीक है, तो चौथा स्थान है हमारा किसमें, क्षेत्रफल के मामले में। हमने कई बार एक ट्रिक आपको बताई है, उस ट्रिक को अगर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो काफ़ी चर्चा में है कि भगवान राम क्या है, महान है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान राम महान ना होते तो 500 साल के बाद अपना मंदिर बनवा पाते, कभी नहीं। ठीक है, राम की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो पहला शब्द क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान पहले नंबर पे आ जाता है जब हम क्षेत्रफल की बात करें। दूसरा माँ की जब बात की जाए तो माँ से होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। महा से ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र खास ध्यान रखिएगा ये तीसरे नंबर पे होता है। और चौथे नंबर पे क्या होता है, हमारा यूपी होता है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ आपके बेन में आना चाहिए, क्योंकि एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले महाराष्ट्र है या फिर पहले मध्य प्रदेश है।
भाई राम महान है तो माँ से मध्य प्रदेश होता है, माँ से महाराष्ट्र भी होता है, तो पहले महाराष्ट्र होगा या फिर पहले मध्य प्रदेश होगा। तो इसको भी कन्फ्यूजन दूर करके रखिएगा, क्योंकि शब्दों की जाल में फंसना नहीं है। रा से राजस्थान है, माँ यहाँ सिंगल लगा है, माँ से मध्य प्रदेश है, और यहाँ लिखा ही है महा, तो महा से महाराष्ट्र होगा। ठीक है, बाकी चौथे स्थान पे ये आपको दिख मिलता है। अच्छा, ये तो बात हो गई राज्यों को लेकर के। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता कि भैया हमें थोड़ा जिला के स्तर पे बता दीजिए, क्योंकि जिला की जब बात की जाए तो यूपी में वर्तमान में कुल 75 आपके जिले होते हैं, और जब 75 जिले होते हैं तो 75 जिलों में सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक आप विशेष तरीके से, एक आपके घर में पकवान बनता है जिसको हम बोलते हैं खीर पूड़ी, तो आपने हमेशा खाई होगी खीर के साथ पूड़ी, तो इसी को याद रखिएगा। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी हमारे यूपी का सबसे बड़ा जिला है। और हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ हमारे यूपी का क्या है, सबसे छोटा जाना जाता है। नाम की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ कितना किलोमीटर है, तो हापुड़ आज वर्तमान में 660 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर देखा जाए तो लखीमपुर की जब बात की जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल आपको दिख मिलता है। तो 7680 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो ये लखीमपुर खीरी हो जाता है, और हापुड़ क्या होता है, ये 660 वर्ग किलोमीटर के रूप में आपका विस्तारित है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे की बात की जाए तो कहा जाता है कि डोम राजा का महल ये वर्तमान में हमारे यहाँ पर कहाँ देख मिलता है। डोम राजा की जब बात की जाए तो डोम राजा का महल यह हमें देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये होता है मथुरा में, झांसी में, या फिर आपके बनारस में, या फिर आपके आगरा में, यह संबंधित आपको देख मिलता है। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में यह नाम प्रमुख रूप से खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम आधारित करते हुए देख मिलता है डोम राजा का महल। डोम राजा के महल की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। आपको नहीं पता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुनी है कहानी। तो राजा हरिश्चंद्र की जब बात की जाए, बताया जाता है विश्व परंपरा में सबसे बड़े दानी माने जाते हैं, और दानी होने के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, इन्होंने अपने अंतिम समय में, मतलब अपने सत्य की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य इन्होंने क्या किया था, बनारस के अंतर्गत सत्य परीक्षा की जब बात की जाए तो सत्य परीक्षा के अंतर्गत बनारस के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, बनारस के अंदर जो आप कह सकते हो कि जो वहाँ की शमशान भूमि है वहाँ पे डोम के रूप में भूमिका निभाई है। डोम इन द सेंस आप कह सकते हो एक ऐसी जाति होती है जिसका पूरा पैटर्न होता है, खास करके क्या करती है, जो हमारे क्या की जाती है, लाश वगैरह को जलाई जाती है, तो उस दशा में वह उस क्षेत्र का एक मालिकाना हक रखता है, और ये लोग क्या करते हैं, खास करके कर वगैरह वसूलने का कार्य करते हैं, मतलब लाशों को जलाने वगैरह का कार्य जो होता है वह इनके माध्यम से किया जाता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य इनका जो कि जहाँ पे रहेंगे वहीं पे अपना घर बनवा के रखेंगे, तो ये कहाँ से समित है, तो ये ध्यान रखिएगा आज वर्तमान में आपके बनारस से समित देख मिलता है। ठीक है, तो बनारस के परिप्रेक्ष्य बनारस की जो शमशान भूमि है अगर उसकी बात की जाए, अच्छा शमशान भूमि से याद आता है, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, यहाँ की जो शमशान भूमि है, इस शमशान भूमि के ही पास में आपको एक मेला आयोजित देख मिलता है। जैसे आपने होली नाम सुना है, लठमार होली, तो लठमार होली की जब बात की जाए तो लठमार होली किसके रूप में जानी जाती है, लठमार होली जो होती है, आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ है भाई, हेलो, ये हमारा आवाज़ जा रही है, हेलो, कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु, जा तो रही है, कुकु आ रहा है भजिया, बदतमीजी ना किया अगर आवाज़ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मसान होली हम बार बार कर रहे हैं। मसान होली की जब बात की जाए तो मसान होली का नाम ध्यान रखिएगा, ये संबंधित होता है जैसे हमारे यहाँ पर लठमार होली होती है। खास अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में अब मसान होली की जब बात की जाए तो आपने देखा होगा कि भगवान शंकर, जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे शरीर पे भस्म लगा करके इसको पूरी तरीके से आयोजित होता है। तो मसान होली का नाम ध्यान रखिएगा, यह कहाँ से समित है, यह आपके बनारस से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, डोम राजा के परिप्रेक्ष्य में भी और बनारस में मसान होली का भी नाम। ठीक है, वैसे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस किससे समित है, तो आप भी जानते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है। और आज बनारस की उपलब्धता ये होती है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, आज जब हम स्वच्छ गंगा शहर की बात करते हैं तो स्वच्छ गंगा शहर के अंतर्गत क्या है, स्वच्छ गंगा शहर के रूप में इसको एक तरीके से देख मिलता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं न्यू काशी, तो न्यू काशी नाम का एक शहर आपका बनाया जा रहा है, और इसके अलावा काशी से ही नाम आता है, आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं काशी बनास संकुल, काशी बनास संकुल की जब बात की जाए तो ये किस लिए आपका लॉन्च किया गया है, तो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप भी जानते हैं वरुणा और प्लस 80,
ये दो नदियों का क्रम होता है और इसी से इसका नाम मिल जाता है वाराणसी। ठीक है, बाकी पुराना जो इसका नाम है, पुराने नाम की जब बात की जाए तो वह किस रूप में जानी जाती है? पुराने नाम की जब बात की जाए तो पुराना नाम इसे काशी बोला जाता है। और काशी की परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, बताया जाता है काश नाम के एक राजा थे देवदत्त, तो उनके द्वारा क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। नामों की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, इसको हम मंदिरों की नगरी कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं, इवन घाटों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, घाटों की नगरी भी कहते हैं, पंडों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, पंडों की नगरी कही जाती है। और खास अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन नगरी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बताया जाता है विश्व परंपरा में भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ आज से लगभग क्या होता है 5000 साल पुराना ये शहर हो जाता है। तो ये वर्तमान में आपको देख मिलता है। आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि सम्राट अकबर के द्वारा तुर्क की एक रानी थी जिनका नाम था रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम की जब बात की जाए तो उनका एक शीश महल प्रदेश में आपका बनवाया गया है। इस नाम की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा आगरा में बनवाया गया है। ये नाम आपके फतेहाबाद में या फिरोजाबाद में या फिर आपके खास करके फतेहपुर सीकरी में अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। हमारे यूपी में तुर्की रानी की जब बात की जाए तो तुर्की देश की रहने वाली रानी थी जिनका नाम था रमैया वत्ता मैया अर्थात रुकैया बेगम। खास अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष में इनका संबंध कहाँ से? शीश महल। वैसे शीश महल से याद चाहिए आपको, फिरोजाबाद क्या है? ये हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कांच नगरी, क्या बोलते हैं? कांच नगरी की जब बात की जाए तो कांच नगरी के लिए इनका नाम लिया जाता है और इसको इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार सुहाग नगरी के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, तो सुहाग नगरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना की गई है वह मुख्य रूप से आपकी कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में किया गया है। क्योंकि अगर हम सम्राट अकबर की बात करें तो सम्राट अकबर ने क्या काम किया है? सम्राट अकबर ने पहली बात तो ये किया है, जब आपने नाम सुना होगा शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे क्या किया है? इसकी दरगाह वगैरह क्या की है, यहाँ पे आपके स्थापित करा रखी है फतेहपुर सीकरी में। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसने इस फतेहपुर सीकरी शहर के अंतर्गत नई नई चीज़ों का स्थापित किया है। नई नई चीज़ों की जब बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे पहली बात तो बुलंद दरवाजा इसने बनवाया है। ठीक है, बुलंद दरवाजे की जब बात की जाए तो बुलंद दरवाजा यहाँ पे इसने बनवा रखा है, जो मुख्यतः आप भी जानते हैं गुजरात विजय के अवसर पर बनवाया गया था। किस कारण से? गुजरात की जब बात की जाए तो पहली बार गुजरात विजय जब इसने किया था, समुद्र देखा था, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसने यहाँ पे बनवा रखा है। इवन अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा के अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? खास करके जब हम बात करते हैं यहाँ पे फतेहपुर सीकरी किला, तो फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का जो किला है उसको भी इसने यहाँ पे बनवा रखा है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी किला से एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये वर्तमान में क्या किया गया है, ये वर्तमान में हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से आप जानते भी हैं कि यूनेस्को साइट की जब बात की जाए तो यूनेस्को साइट में क्या किया गया है, ये आपका शामिल भी किया गया है। खास अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी संकल्पना 1986 से है। ठीक है, तो 1986 की जब बात की जाए तो 1986 में ये आपको दिख मिलता है। अरे इतना बड़ा जीजा हो गए हो कि दुनिया भर के जीजे बने हो, अक्का दिन ब्लॉक कर देंगे, मर जाओगे। ठीक है, क्लासों में नहीं आ पाओगे, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो, वो वाली स्थिति है। कोई लिख के भेजा था कि गूगट खोलने की उम्र में परीक्षा पत्र का प्रश्न का सील खोल रहे हैं, वह वाली स्थिति इनका है। यहाँ पढ़ाई लिखाई करने की बात चल रही है, नए नए उत्तर की बात चल रही है, तो ये जीजा बनने का शौक रख रहे हैं। अभी उम्र नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा एक बात तय कर दी गई है, जीजा बनने की जो एक औसत उम्र है, या तो आप 10वीं में हो उससे पहले ही आप निपटा लीजिए, और नहीं तो आप 45 साल के ऊपर होइए तब आप निपटाइए। क्योंकि आपका जो एक युवा अवस्था है वहाँ पे शादी विवाह प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे केवल सरकारी नौकरी, इस स्टेशन से उस स्टेशन, वहाँ प्लेटफार्म पे सोना, उस परीक्षा के लिए उस प्रदेश में जाना, उस प्रदेश का फार्म भरना, वहाँ पे लीक की घटना होना, वहाँ पे धरना देना, वहाँ हाई कोर्ट में जाना। तो हमारे यहाँ पे आज का जो एक स्वस्थ समाज जिसको हम जीजा कह सकते हैं बन रहा है, वो केवल या तो छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं या तो बूढ़े चाचा लोग बन रहे हैं। आप लोगों का अभी उम्र समय नहीं हुआ है। अभी आप लोगों का उम्र समय क्या है, केवल दर दर भटकने का है। तो तैयारी में लगो, बहुत ज़्यादा जीजा ना बनो। यहाँ पे चलो, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे थे? फतेहपुर सीकरी किला। तो 1986 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से देखने मिलती है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का संदर्भ यह आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर ध्यान रखिएगा पंचमहल। पंचमहल की जब बात की जाए तो पंचमहल नाम की जो एक कह सकते हो कि बिंदु होता है, अगर उसकी बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है पंचमहल। और पंचमहल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपने बीरबल महल का नाम सुना होगा, बीरबल महल। और बीरबल महल से एक चीज़ याद आती है
कि देखो, राजा जो बनता है व्यक्ति ना, वो किस्मत से बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि बीरबल से ज़्यादा चालाक तो कोई नहीं था, लेकिन बीरबल केवल चालाकी ये करते रह गए थे। जो व्यक्ति राजा बना था वो बना था अकबर। कहते अपने अंदर योग्यता विकसित करो, ठीक है, ये इधर उधर की छिनरी ना करो, ठीक है। बीरबल महल ये आपके कहाँ पे है, ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। अच्छा, इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जैसे रुकैया बेगम का महल है, उसी तरीके से मरियम महल भी है, ठीक है। तो मरियम महल की जब बात की जाए तो मरियम महल यहाँ पे देख मिलता है। और एक रानी थी इनकी जिनका नाम था जोधाबाई। तो जोधाबाई की जब बात की जाए तो जोधाबाई की भी जो छतरी है वह भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संतरा उत्पादन, आज संतरा उत्पादन क्षेत्र की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। संतरा उत्पादन की जब बात की जाए तो संतरा उत्पादन के क्षेत्र के मामले में किसका नाम पहले नंबर पे आता हो जाता है, ठीक है। नाम की जब बात की जाए तो ये होता है प्रयागराज के रूप में, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ललितपुर के रूप में हो जाएगा, या फिर सहारनपुर के रूप में हो जाएगा, या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बनारस का नाम हो जाएगा। तो नामों की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है, संतरा उत्पादन क्षेत्र। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में संतरा उत्पादन के लिए जो एक नगरी फेमस है, जो आपका एक संदर्भ आपको दिख मिलता है, वह कहाँ से दिख मिलता है। हमने कई बार बताया है, हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं रसीले फल, रसीले फल, या जिसको एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रस फल, तो यह आपके उत्पादित किए जाते हैं। इन उत्पादन की जब बात की जाए तो इन उत्पादन के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, जैसे लीची है, लीची के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे संतरा है, संतरा के अलावा जैसे आप कह सकते हो कि मौसमी है, ठीक है। तो लीची, संतरा, मौसमी, इवन आप कह सकते हो आम, नींबू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यह आपके उत्पादित की जाती हैं। तो कहाँ पे उत्पादित की जाती हैं, तो यह मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो सहारनपुर का लोकेशन है, अगर उसकी बात की जाए तो वह ध्यान रखिएगा। तो सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर में इसका नाम देखने को मिलता है। अच्छा, सहारनपुर में क्या होता है, सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर के अंतर्गत इसका नाम जो सम्मिलित होता है वह इस कारण से होता है, क्योंकि पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मानसूनी वर्षा यहाँ पे फैलती है, ठीक है। तो मानसून की जब बरसात की बात की जाए तो मानसून बरसात के माध्यम से एक फुहार मिलता है, और इसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे सर्दी में आपने देखा होगा, खास करके ये तो बरसात के समय पे मिल जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से क्या होता है, एक बौछार यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि गमले के पौधे को जीवित रखने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो उस तरीके से यहाँ के जो पौधे होते हैं इनको 2 बार सिंचाई मिल जाती है, और वो भी प्राकृतिक वाली। तो इस नाते यहाँ पर क्या होते हैं, अच्छे खासे रसीले फल आपके देख मिलते हैं। वैसे सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, वन उत्पाद के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। और वन उत्पादन की जब बात की जाए तो वन उत्पादन के अंतर्गत आपने सुना होगा, जैसे पहला फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग की जब बात की जाए तो ये यहाँ से समित है। इवन इसी क्रम में आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम कागज की बात करते हैं तो कागज उद्योग यहाँ पे प्रमुख रूप से होता है, और कागज उद्योग से आपने सुना होगा पल्प शोध संस्थान, ठीक है। तो पल्प शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। अच्छा, चूंकि सहारनपुर है जंगली क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या होता है, शहद उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। तो शहद उत्पादन के लिए भी क्या होता है, ये आपका सहारनपुर जाना जाता है। वैसे शहद से नाम याद आना चाहिए, आपके पिछले दिनों में क्या किया गया था, देश की पहली हनी प्रोसेसिंग बैन की जब बात की जाए तो हनी प्रोसेसिंग जो बैन होती है वो आपकी लॉन्च की गई थी, कहां से, आपके गाजियाबाद से, ठीक है। तो गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद से हनी प्रोसेसिंग बैन आपका लॉन्च किया गया था। हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो सबसे उत्तरी जिला माना जाता है, खास अगर देखा जाए तो यमुना नदी का प्रवेश स्थल माना जाता है। सिंचाई नहर की जब बात की जाए तो पहली सिंचाई कार्यालय यहीं पर स्थापित की गई, और देवबंद की जब बात की जाए तो देवबंद आपको यहीं पर देख मिलता है, जहां पे एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह आपका क्या किया गया, यहाँ पे स्थापित किया गया है। कई बार आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम शाकंभरी की बात करते हैं तो शाकंभरी देवी के नाम से यहाँ पर क्या होता है, शाकंभरी देवी का मेला लगता है, और यहीं पर आपने मंदिर का भी नाम सुना होगा। अभी तो राज्य का एक राज्य विश्वविद्यालय भी इन्हीं नाम से आपका बनाया जा रहा है। खास ध्यान रखिएगा सरसावा एयरपोर्ट, तो सरसावा एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो सरसावा एयरपोर्ट जो है वह भी आपको यही क्रम में यहाँ पे खास करके देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है सुक्कताल। आज सुक्कताल की जब बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, शुक्रताल की जब बात की जाए तो यह हमारे यूपी में देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुछ आपके ऐसे ताल हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, खास ध्यान रखिएगा, जैसे शेखा झील। शेखा झील की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, यह आपके अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भिजवान झील। भिजवान झील ये कहाँ समित है, तो ये आपको हरदोई में देख मिलता है। इवन आपने सुना होगा किसके बारे में, गोमत ताल। गोमत ताल, या यहीं पे आप कह सकते हो किस ग्रुप में, जब हम बात करते हैं फुलहर झील,
ये कहाँ समित है, तो यह आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पे पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में आपने कई बार सुना होगा लिलौर झील, ये कहाँ पे पड़ता है, तो लिलौर झील की जब बात की जाए तो यहाँ के बनारस में, अब बरेली में, ठीक है, बरेली के अंदर। इवन नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, मोती झील, ये कहाँ पे पड़ता है, तो मोती झील की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पे रामपुर में। हालांकि रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में भी आपका मोती झील है, और इसके अलावा जब हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी क्या होता है आपका यही झील देख मिलता है। नौ झील की जब बात की जाए तो नौ झील किससे समित है, नौ झील की जब बात की जाए तो ये आपके मथुरा में पड़ता है। और दरवन झील की जब बात की जाए तो दरवन झील का संबंध किससे है, दरवन झील की जब बात की जाए तो ये आपके अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में क्या होता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, दरवन झील की जब बात की जाए तो आपके अयोध्या में पड़ता है। बाकी शुक्रताल की जब बात की जाए तो ये कहाँ समित है, तो ये आपके मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। बेसिकली मुजफ्फरनगर की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर के अंतर्गत बताया जाता है कि जब हम बात करते हैं शुक्राचार्य, ठीक है, शुक्राचार्य, अच्छा शुक्राचार्य थे कौन, तो शुक्राचार्य की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, शुक्राचार्य बेसिकली हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर जब हम शुक्राचार्य की बात करते हैं तो शुक्राचार्य एक ऐसे ऋषि थे जो देवताओं के तो राजा सभी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं दैत्यों का अर्थात राक्षसों के राजा, तो शुक्राचार्य का नाम आपको दिख मिलता है। तो शुक्राचार्य ध्यान रखिएगा जो राक्षसों के राजा है उनके नाम से यह आपको दिख मिलता है। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया में कौन स्थित है, तो बलिया में आपने सुरहा ताल का नाम सुना होगा, सुरहा ताल, शायद आपके यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो आगरा में कौन है, तो आगरा में आपने कीठम का नाम सुना होगा, कीठम या जिसको हम क्या बोलते हैं सूर सरोवर का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो सूर सरोवर की जब बात की जाए तो सूर सरोवर और कीठम जो है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे मुजफ्फरनगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें फेमस है, जैसे पहला बिंदु यहाँ का फेमस है कैराना। तो कैराना की जब बात की जाए तो कैराना से पहली तो चकबंदी लॉन्च की गई थी, और कैराना की जब बात की जाए तो यहाँ के घराने को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भीमसेन जोशी आपको देख मिलते हैं, भीमसेन जोशी जो है वह आपको यहाँ से देख मिलते हैं। मुजफ्फरनगर जिले की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा किसके बारे में, एक लोकेशन पड़ता है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड की जब बात की जाए जो आज विस्तारित है कहाँ पे, आपके मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के साथ ही साथ जो बिजनौर है वहाँ तक इसका विस्तार है। बाकी अगर देखा जाए तो इसी मुजफ्फरनगर का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टील रोलिंग मिल आपको देख मिलती है, ठीक है। तो स्टील रोलिंग मिल की जब बात की जाए तो स्टील रोलिंग मिल आपको देख मिलता है, और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि गुड़ उत्पाद की जब बात की जाए तो यहाँ के गुड़ उत्पाद को जीआई टैग भी मिल चुका है। और मुजफ्फरनगर की जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ने की जब बात की जाए तो कोई जिला जो यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करता है वह यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे आपका स्थापित किया गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। वैसे परमाणु ऊर्जा से याद आता है, आपने ओपेनहाइमर का नाम सुना था, हमने नहीं सुना था क्योंकि हमारा उतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन ओपेनहाइमर हमारे भाई साहब देख रहे थे तो हमने देखा कहाँ देख रहे हो, तो कब फिल्म बनाई गई है क्या पे परमाणु ईंधन के ऊपर कि कैसे विश्व युद्ध वगैरह हुआ था तो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर। हमने कहा हे भगवान, लेकिन बदवम पता चला कि ये ओपेनहाइमर 7, 1 2 नहीं 7 ऑस्कर पुरस्कार जीती है, मायने रखता है किसी बात को लेकर के। तो परमाणु ऊर्जा की जब बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा ध्यान रखिएगा ये किस लिए फेमस है, तो परमाणु ऊर्जा की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के अंदर जब हम बात करते हैं परमाणु ईंधन, परमाणु या जिसको हम एक तरीके से रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जानते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व या ईंधन की जब बात की जाए तो उसके रूप में किसका नाम लिया जाता है, तो वह नाम लिया जाता है आपके यूरेनियम। यूरेनियम की जब बात की जाए तो यूरेनियम नाम का तत्व कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके ललितपुर जिले में, ठीक है। तो ललितपुर जिले की जब बात की जाए तो ललितपुर जिले में क्या होता है, यूरेनियम नाम का तत्व पाया जाता है जिसको हम रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जानते हैं। इवन अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में आपने थोरियम का नाम सुना होगा। थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपके केरल क्षेत्र में पाया जाता है। केरल में जो कह सकते हो कि समुद्री तट है, तो केरल के अंतर्गत उस समुद्री तटीय बालू में, तो केरल के समुद्री तट क्षेत्र में क्या होता है इसकी मात्रा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा भारत में आपको पाया जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा केंद्र की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में एकमात्र की जब बात आती है तो एकमात्र नरौरा में ध्यान रखिएगा। एकमात्र की जब बात की जाए तो ये नरौरा में पड़ता है, और यहाँ पे जो परमाणु संयंत्र आपका स्थापित किया गया है, परमाणु संयंत्र से आपका बिजली वगैरह भी बनाया जाता है जिसको हम नरौरा परमाणु ईंधन के रूप में जानते हैं। कब स्थापित किया गया था, 1992-93 में, ठीक है। तो 1992-93 में इससे क्या किया गया है, अब पैदावार भी किया जाता है।
अगर देखा जाए तो रुपेश रो हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती है भाई, इसके लिए हम क्या करें, 8 बजे लेकिन चलती है, आवाज़ नहीं आता है तो एक बार ईयरफोन वगैरह निकाल करके चेक करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ कम बेसी करके देखिएगा, और नहीं तो पिक्सल उक्सल चेंज करके, वैसे तो बेहतर होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर के हमें उतनी समझ तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा कोई प्रबंधन में दिक्कत तो नहीं है कि मतलब आपको कोई आवाज़ वगैरह का इशू हो। ठीक है, खैर, तो परमाणु संयंत्र की जब बात की जाए तो 1993-94 में इसकी स्थापना की गई। मथुरा में ध्यान रखिएगा, इसी तर्ज पर हमारी यूपी का एकमात्र क्या है, तेल रिफाइनरी। तो एकमात्र तेल रिफाइनरी की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके मथुरा में पड़ता है। और यही पर अगर देखा जाए तो सिंगरौली में क्या पड़ता है, तो सिंगरौली की जब बात की जाए तो यहाँ पे ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम कोयला की बात करते हैं तो कोयला का क्षेत्र यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वह कौन सा उद्योग होता है। अब ध्यान रखिएगा कि यही आपके सामने एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब यही एक आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि सरकारी नौकरी का अगर आप सपना रखे चले हैं तो उस दशा में क्या है, ये बिल्कुल बेकार साबित होगा। ठीक है, अच्छा 91-92 है, कोई दिक्कत ना, सही कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मिटा दीजिए इसको, ऐसे काट दीजिए। ठीक है, और लिख दीजिए 1991-92। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रोजगार की जब बात की जाए तो रोजगार के लिए क्या होता है, आप कह सकते हो अपना खेती बाड़ी, अगर उनकी बात की जाए तो इन सबको लेकर के यह नाम आपको दिख मिलता है। तो खेती बाड़ी के अंतर्गत आपने एक उद्योग सुना होगा हमारे यहाँ पे। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति लगा हुआ है वह खेती बाड़ी में ही लगा हुआ है, ये हमारे कृषि रिपोर्ट वगैरह बताते हैं। किस परिपेक्ष में आपको दिख मिलता है, 59.3%, 59.3% आज लगभग हमारी यूपी का क्या है, खेती बाड़ी में लगा हुआ है, जिसमें कृषि मजदूर भी हैं और कृषक भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी से ही समझते आपका जो एक उद्योग होता है वो चीनी उद्योग होता है। और चीनी उद्योग की जब बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग समय हैं। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर की जब बात की जाए तो पहले नंबर का नाम ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग की जब बात की जाए, जो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इवन आप कह सकते हो इसके दो पर्याय आपको देख मिलते हैं। आजकल तो चलन में आपको पावर लूम देख मिलता है, जिसको हम बिजली करघा के रूप में जानते हैं। बिजली करघा की जब बात की जाए तो इसको हम बिजली करघा के रूप में नाम देते हैं। लेकिन इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हाथों से चलने वाला हथकरघा होता है। हथकरघा या जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम की संज्ञा देते हैं। तो हैंडलूम या जिसको हम हथकरघा कहते हैं, इसका नाम देख मिलता है, और साथ ही साथ बिजली करघा जिसको हम पावरलूम कहते हैं। वैसे हथकरघा के परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 7 अगस्त की तिथि को क्या घोषित किया गया है, ये हमारे यहाँ पर हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, हथकरघा दिवस की जब बात की जाए तो इसके रूप में घोषित किया गया है। और 7 अगस्त को तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर वैसे भाला फेंक दिवस भी घोषित किया गया है। ठीक है, भाला फेंक दिवस की जब बात की जाए तो यह भी आपको देखने को मिल जाता है, भाला फेंक दिवस। और भाला फेंक दिवस की जब बात की जाए तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितना भेद होता है लड़के और लड़की में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे घर की परंपरा नहीं कह रही है, ये बात हमारे यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि हमें किसी से भेद नहीं है, किसी से तनिक दोष नहीं है, वो भी हमारे लिए एक तरीके से आदर्श हैं और हम तो उनको अपना आइडल मानते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ये प्राप्त किए थे, और इस कारण से इनकी तिथि को क्या किया गया, भाला फेंक तिथि घोषित की गई। कितनी वाहवाही हुई थी। लेकिन आपने उसी पक्ष में एक दूसरा नाम सुना है, अन्नू रानी। अन्नू रानी भी ओलंपिक का जो पैरा प्रतियोगिता होता है उसमें गई थी, और वो हमारी यूपी से समेत है। उसने भी भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता। आप में से शायद हमें लगता है 10-20 लोग जानते भी नहीं होंगे कि अन्नू रानी उत्तर प्रदेश से समेत है और इसको भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। यही होता है भेदभाव। असल लाइफ का यही संदर्भ है कि जो सामने दिखता है ना, हम केवल उसी को प्रमोट करते हैं, बाकी किस तरीके से इग्नोर किया जाता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लड़की बेहतर नहीं है, उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ओलंपिक में नहीं जीता है, भाई कौन सी उसके अंदर कमी है। प्रतियोगिता तो वो भी है, ओलंपिक प्रतियोगिता भी है, हमारे प्रदेश से भी समेत है, गोल्ड मेडल भी जीता है, और उसे तो और भी प्रमोशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सामान्य है, मतलब हष्टपुष्ट बालक है, वो पैरा ओलंपिक है, और इस दशा में हमें लगता है कि उसको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यही संदर्भ होता है कि हमारे परिवारों का, जहाँ पे एक पुरुष सत्ता क्या करती है, सदैव केवल अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। बहरहाल नीरज चोपड़ा भी हमारे लिए सदैव आदर्श हैं, और शायद हम इनको बेहतर मानते हैं क्योंकि एक ऐसा युवा जो हरियाणा का गबरू जवान है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें इसकी ये लगती है कि युवा तो है ही है, और युवाओं के आदर्श के रूप में सबसे बड़ा इसकी एक खास बात ये क्या है कि उसने कोई निगेटिव रोल नहीं दिया है। निगेटिव रोल इन द सेंस आप कह सकते हो कि ये कोई व्यसन नहीं करता है,
ना किसी प्रकार के व्यसन युक्त चीज़ों का प्रचार करता है, प्रमोशन करता है। क्योंकि जब युवा इनको एक आदर्श मानता है तो ये युवाओं के लिए बिल्कुल प्रेरणा स्रोत है, उसके आइडल हैं। और इस दशा में आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से ये केवल युवाओं के आदर्श हैं। और हमें तो उस दिन से ये पसंद आए थे जिस दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। नो डाउट हम इनको नहीं जानते थे, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब उनका रिपोर्ट वायरल हुआ, वो वीडियो क्लिप, कि पत्रकार ने पूछा कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हो, अंग्रेजी में काहे नहीं बोलते हो, सहज नहीं हो का? उन्होंने कहा का आप बगलोली काटे हो, हम तुम्हें सुनाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम अगर सुनाने के लिए आए हैं तो वो अपने गांव के लोगों को सुनाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और लोग हमें बिल्कुल देख रहे हैं। हम उनको अपनी फीलिंग साझा करेंगे, और इसी कारण से जो हमारी भाषा होगी, हिंदी भाषा, हम उसमें क्या करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इवन आपने देखा था कि जब वो वहाँ से आए थे, मतलब वो कहते ना कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। दूसरे बार जब अगर देखा जाए तो दूसरे बार ये क्या होते हैं, आपने इनका एक पिक्चर पुनः देखा होगा, खास करके कि इन्होंने अपने माता पिता को हेलीकॉप्टर का, मतलब हवाई जहाज में बैठा करके फ़ोटो खिंचाया था। मतलब हम युवाओं का भी एक शौक़ होता है कि अपने मम्मी पापा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, उनके सपने को क्या करें, हमेशा से एक ऊंचाई ही दे पाएँ। और बार बार बोला जाता ना कि वो चप्पल पहनने वाले माता पिता, हवाई चप्पल पहनने वाले माता पिता जिस दिन हवाई सफ़र करें, उससे बड़ा स्वर्णिम दिवस हमारे लिए तो शायद हो ही नहीं सकता है। तो इसी कारण से हमें कई बार क्या होता है, इनका नाम अपने आप में बड़ा आकर्षित करता है और बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। खैर, हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस के लिए इनका नाम जाना जाता है। हथकरघा उद्योग आज हमारे लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा फेमस हो जाती है। आज यूपी की बात की जाए तो यूपी के अंगत सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान क्या है, सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है हमारे कानपुर में, दिख मिलता है हमारे लखनऊ में, बनारस में, या फिर आपके झांसी में। कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहां पे क्या होता है, हथकरघा को वानिकी को आधारित करते हुए एक राष्ट्रीय शोध संस्थान आपको दिख मिलता है। वानिकी शोध संस्थान यह प्रमुख रूप से कानपुर, लखनऊ, बनारस या फिर झांसी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं सस्य वानिकी, सस्य वानिकी का मतलब क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। अर्थात जब हम क्या करते हैं, कृषि के साथ पौधे को लगाते हैं, अर्थात सीधे शब्दों में क्या कहा जाता है, कृषि वानिकी। इससे क्या होता है, इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। क्योंकि आपने गांव देहात में देखा होगा कि किसान की जो खेती होती है कुछ ऐसी होती है, और आपने देखा होगा मेड़कटवा हर जगह मिलते हैं। तो इस दशा में अगर किसान अपने खेतों के किनारे मेड़ों पर क्या करे, पौधे लगा दे, तो एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे किसान को अतिरिक्त रूप में इस पौधे के लिए पानी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने फसलों की सिंचाई करेगा। इसके लिए किसान को क्या इसकी खुदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी? कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने खेत की खुदाई गुड़ाई करेगा अपने फसल के लिए। इवन जो फर्टिलाइजर वगैरह आपके खेतों में प्रयोग करेगा तो उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा पौधों को मिलेगा। पौधा इन द सेंस आप कह सकते हो कि इस नाते ये बढ़ेगा, और इससे क्या फायदा होगा कि पौधे की जो पत्तियां होंगी वो टूट टूट करके इन खेतों में गिरेंगी, तो एक जैविक उर्वरक के रूप में इसका लाभ हो जाएगा। यही पौधे जब आगे बढ़ेंगे तो फल देंगे, अगर फलदार होंगे तो उससे क्या होगा, एक अतिरिक्त आय हो जाएगा। और इवन जब ये पौधे सूख जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इसके बाद क्या होगा, इसकी जो लकड़ी होगी उसको भी बेच करके किसान क्या करेगा, एक अतिरिक्त आय को जनरेट कर पाएगा। तो इसी कारण से हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कृषि फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, एग्री फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। और ये जो सेंटर आपको दिख मिलता है ये झांसी में दिख मिलता है। तो झांसी के अंदर यह सेंटर होता है। हालांकि यहीं पर ध्यान रखिएगा, झांसी के अंदर कृषि वानिकी भी है, और यहीं पर देखा जाए तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे की जब बात की जाए तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कृषि वानिकी की जब बात की जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम शुद्ध रूप में सस्य वानिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो सस्य वानिकी शोध संस्थान जो है वह इसी का नाम आपको दिख मिलता है। और कई बार आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर जब हम चारा और चारागाह की बात करते हैं तो चारा और चारागाह जो शोध सेंटर है वह भी आपके इसी झांसी में पड़ता है। आज झांसी की जब बात की जाए तो झांसी के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर यह यूपी का एक ऐसा शहर माना जाता है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का संबंध आपको दिख मिलता है, और रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में यहाँ पे कुछ किले वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे शहर की जब बात की जाए तो शहर की स्थापना जो की गई थी वह करी गई थी बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। बीर सिंह बुंदेला की जब बात की जाए तो इनके द्वारा क्या हुआ था, 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी की जब बात की जाए तो 1613 ईस्वी में ध्यान रखिएगा इस शहर की स्थापना करी गई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वह भी आपको देखने को मिल जाता है। वर्तमान अगर देखा जाए तो झांसी किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है। और आयुर्वेद महोत्सव के अलावा अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना था स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी की जब बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव नाम ध्यान रखिएगा, यह भी आपका आयोजित किया गया है। वैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात की जा रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का भी नाम परिवर्तित करते हुए इन्हीं के सम्मान में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से क्या किया गया, यहाँ पे आपका कह सकते हो कि इसे बेहतर किया गया।
चौधरी गुलखाम कह रहे हैं कि आप बहुत टाइम लेते हो क्वेश्चन में, तो यही तो हमारी पहचान है भाई। हम यहाँ क्वेश्चन दिखाने थोड़ी ना आते हैं। क्वेश्चन देखना हो तो आपके पास ऑनलाइन बहुत दुनिया भर के ऐप हैं, देखिए क्वेश्चन आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं पहचाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के पैटर्न में, क्योंकि हमारा एक ही मतलब नहीं होता क्वेश्चन गिनाया जाए, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ की तरफ आधारित हैं तो बिल्कुल गलत जगह पे हैं आप, ठीक है। चलिए, सॉफ्ट टॉय, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय भी आपको दिख मिलता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना, पंचायत के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलता है। क्या कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर, पंचायत मित्र योजना की जब बात की जाए तो पंचायत मित्र योजना में जो प्रशासनिक लेखाकार होता है उसके रूप में हम किसको नाम दे पाते हैं। ये नाम समित होता है हमारे यहाँ पर 2006 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2014 में, यह नाम आपको दिख मिलता है। प्रशासन के परिप्रेक्ष्य पंचायत मित्र, वैसे नाम की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर खास करके जब हम पंचायत मित्र की बात करें, जिसके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके रूप में, जिसको हम आज के संदर्भ में कह सकते हो कि इसको हम रोजगार सहायक के रूप में जानते हैं, ठीक है। रोजगार सहायक, रोजगार सहायक की जो एक नींव रखी गई थी मुख्यतः आप भी जानते हैं, ये जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, नरेगा शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो नरेगा जब शुरू किया गया था, उसी नरेगा के साथ क्या हुआ था, ये रोजगार सहायक नाम के पद को चालू किया गया था और इसे हम पंचायत मित्र के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस नरेगा का पैटर्न क्या था, हमारे यहाँ पे गांव के ही संबंधित युवा को यहाँ पे रखा जाता था, क्योंकि जो प्रधान जी लोग होते थे ज़्यादातर अंगूठा टेक हुआ करते थे। अब जो मास्टर रोल भरना था, जो लोगों को रोजगार के परिप्रेक्ष्य कोई कह सकते हो मास्टर रोल के अलावा जो डड्डा बनाना होता था या कोई मैपिंग वगैरह करनी हो गई या कहीं का बजट वगैरह पास कराना हो गया, तो जितने भी आपकी कागजी कार्यवाही होती थी उस कागजी कार्यवाही को करने के लिए खास करके इनकी क्या की गई थी, नियुक्ति करी गई थी। और आज बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो पहला चरण में आप कह सकते हो कि ये पंचायत लेवल पर आपके क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। तो पंचायत लेवल पर क्या हुआ था, इनकी नियुक्ति हुई थी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कभी इनको नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किए गए थे सन 2006 में। 2006 में इनका नाम आपको दिख मिलता है। हालांकि आज एक जो नया बिंदु आपका चालू हुआ है किसके रूप में, खास करके पंचायत सहायक। तो पंचायत सहायक की जब बात की जाए तो ये एक अलग मसला है हमारे यहाँ पे। पंचायत सहायक की जब बात की जाए तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि अब ग्राम पंचायत का एक सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्य मकसद क्या होगा कि प्रधान जी की सेवा करना, मतलब प्रधान जी के सहायक के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि पंचायतों को डिजिटल पंचायत बनाने की तरफ हम लोग क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। और पंचायतों में जितना भी काम होना है वो कंप्यूटर के सहारे होना है और भी विभिन्न विधाओं को ऐड किया जाना है डिजिटल पंचायतों के परिप्रेक्ष्य। तो अब हमारे यहाँ पर प्रधान सहायक के रूप में पंचायत सहायक की नियुक्ति करी जा रही है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये जो पंचायत मित्र योजना चालू थी यह किससे समय था, तो यह 2006 में नरेगा के कारण इसको लागू किया गया था। हालांकि नरेगा की जब बात की जाए तो 2009 में इसका नाम परिवर्तित करते हुए क्या कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तित करते हुए अब इसको मनरेगा कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये जो पंचायत सहायक थे आज लगभग हमें लगता है शायद 10,000 रुपये पाते हैं, 10,000 रुपये का मानदेय मिलता है और वो भी टाइम से नहीं मिलता है। मतलब कहिए तो इनका दिसंबर का मानदेय बचा हो जैसे हम लोगों का बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर के मानदेय बचे होते हैं और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, ना तो सरकार सुनती है और ना तो फर्म सुनता है। कंपनी वाला तो ऐसे देखता है कि हमारे यहाँ काम किए थे, पैसा मांग रहे हो, कौन ही बात का है, अरे वो एहसान था, ठीक है, पैसा नहीं मांगा जाता है। तो रोजगार सहायक की जब बात की जाए तो इनको 10,000 रुपया मिलता है और वो भी सरकार समय से नहीं देती है, ठीक है। तो ये होता है रोजगार सहायक के रूप में, ठीक है। इनमें से भी आप कह सकते हो ज़्यादा पैसा काट ही लिया जाता नहीं, 10,000 रुपया दिया जाता है, इतना झूठ नहीं है, ठीक है। चलो आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, संख्या में पाई जाती है। नाम होता है पटारी, थारू, सहरिया या फिर आपके गोंडी के रूप में। कौन सा नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है, कौन सा नाम ऐसा होता है जो जनजाति के परिप्रेक्ष्य सबसे ज़्यादा संख्या के रूप में देखने को मिल जाती है। ये संख्या आपको विशेषता देख मिलता है हमारी यूपी में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सी जनजाति जो सबसे ज़्यादा संख्या में, संख्या की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा पहली बात जनजाति। जनजाति की जब बात की जाए तो जनजाति के परिपेक्ष कितने होते हैं, तो आप भी जानते हैं 12 कुल जनजाति क्या होती हैं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, जो संख्या की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 कुल जनजातियों की संख्या की जब बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनका परसेंटेज क्या है, तो कुल जनसंख्या में ये खास करके क्या होते हैं, कुल जनसंख्या के आधार पे आपने सुना भी होगा 0.6% की संख्या पाई जाती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे, यूपी में सबसे ज़्यादा संख्या इनकी सोनभद्र में पाई जाती है। और सोनभद्र के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा भागपत की जब बात की जाए तो भागपत का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकी संख्या क्या होती है, सबसे कम पाई जाती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में बात आती है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा थारू जनजाति।
थारू जनजाति की जब बात की जाए तो कहाँ पे पाई जाती है? तराई लोकेशन। तराई मतलब जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, इन सब में पाई जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि ये थार के रेगिस्तान के रहने वाले क्या थे? गुमंतु प्रवृत्ति के कबीलाई जनजाति थी, और जो आज हमारी यूपी में तराई में आके बस गई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें आपने सुना होगा, पहली बात तो बदला विवाह। बदला विवाह के अलावा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा इसी परिप्रेक्ष्य लठ भरवा भोज, और लठ भरवा भोज के अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो बदला विवाह के अलावा खास ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्या होता है? पक्की पोढ़ी, जब शादी ब्याह आपका पक्का हो जाता है। और पक्की पोढ़ी के अलावा अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा दीपावली शोक, ठीक है। तो दीपावली की जब बात की जाए तो दीपावली शोक। अच्छा, दीपावली शोक के अलावा अगर देखा जाए तो ये लोग क्या बनाते हैं? बजहर नाम का त्यौहार, बजहर त्यौहार। इवन नाम की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा इनमें संयुक्त परिवार प्रथा होती है, और संयुक्त परिवार के अलावा हिंदी भाषा बोलते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कृषि व्यापार इनका प्रमुख आश्रय होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनके लिए ध्यान रखिएगा, अभी इन्होंने क्या किया है? होम स्टे योजना इनके परिप्रेक्ष्य चालू की गई है। कहाँ पे चालू किया गया है? तो होम स्टे की जब बात की जाए तो ये आपका चालू किया गया था बलरामपुर में, और इसी बलरामपुर की जब बात की जाए तो इसी बलरामपुर में इन्होंने क्या किया है? अपना खुद का निजी बैंक खोला है। तो निजी बैंक की जब बात की जाए तो ये भी आपके बलरामपुर में खोला गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनके लिए एक संग्रहालय सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे? आपके ये बलरामपुर में, बलरामपुर में। खासा देने की गाय, ये जो जनजाति लोग होते हैं ये लोग चावल प्रमुख रूप से खाते हैं, और चावल खाने के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा जो दोपहरिया खाना खाते हैं उसको नाम दिया जाता है मिजनी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं, ठीक है। तो लंच की जब बात की जाए दोपहरिया खाना ये मिजनी होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रातिक जो खाना होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? बेरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। तो लंच और डिनर की जब बात की जाए तो मिजनी और बेरी के रूप में नाम दिया जाता है। अरे वह जो नून तेल धनिया मर्चा खून करके आप कह सकते हो चोखा उखा लगा करके ये लोग खाते हैं, तो उसी को ये नाम देते हैं। चावल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्य रूप से मिजनी और बेरी इसे नाम दिया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये किरात वंश से समेत आपके माने जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो ये भी मान्यता है कि ये किरात वंश से समेत है, ठीक है। और जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यूपी सरकार के माध्यम से क्या किया गया? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में क्या है? एक विशेषतः महाविद्यालय भी आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। महाविद्यालय की जब बात की जाए तो महाविद्यालय भी आपका स्थापित किया गया है, ताकि जनजातियों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई को क्या किया जाए? और भी आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। अच्छा, संग्रहालय ये गड़बड़ हो गया, ये बहराइच है, ठीक है, ये बहराइच है, दोनों हमने बलरामपुर लिख दिया, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, ये दोनों बलरामपुर है, बहराइच, ठीक है। तो महाविद्यालय आपके लखीमपुर खीरी में खेला गया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा 2 अक्टूबर सन 1980, 2 अक्टूबर सन 1980 की जब बात की जाए तो सरकार के सहयोग से क्या किया गया था? थारू विकास परियोजना चालू किया गया था, ठीक है। तो थारू विकास परियोजना की जब बात की जाए तो ये कब चालू किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक नक्षत्रशाला हमें देख मिलता है। नक्षत्रशाला मतलब आप समझिएगा कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है? नक्षत्रशाला मतलब तारामंडल। तारामंडल की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखा, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या फिर रामपुर। अब मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये होता है कि हमारे यहाँ पर जब हम तारामंडल की बात करते हैं तो तारामंडल क्या? तारामंडल आप कह सकते हो कि 5 रुपये भुट्टा लेकर के आप लोग नमक मरचा लेकर के बैठ जाते हैं, और यहाँ पे चूंकि एक कवि ने अपनी प्रकृति बताई थी किसी एक माध्यम में कि आ ले चलो तुझको तारों के शहर में, तब से लड़की लोग चूंकि बकलोल होती हैं तो उनका हमेशा से कहना होता है हम हो जाएंगे तारक मंडल में, जबकि उन्हें असल में नहीं पता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन में नहीं मिलता है। बकलोल अगर इस मंडल से निकलोगी, स्थल मंडल से, तो वहाँ टे बोल जाओगी, खत्म हो जाएगा कहानी। तो रहते कई वो ऐसा सपना अपना ना देखा करें। इवन लड़का लोग भी क्या करता है, झूठा झूठा उसे फुसलाता रहता है, तू तो एकदम चंद्रमा जैसा दिख रही हो, तारा तोहरे खातिर तोड़ लाएंगे। तो वही कुल झूठई को यहाँ पे सत्य रूप में कैसे दर्शाया जाए, उसके लिए क्या है, ये तारामंडल पूरी तरीके से स्थापित किया गया है, जिसमें होता क्या है कि प्रत्यक्ष तो हम कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन अब बकलोल है तो बकलोल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम झूठा झूठा तारा दिखा देते हैं। अब ये 4 तारामंडल आपको हमारे यूपी में देख मिलते हैं जो स्थापित किए गए हैं मुख्य रूप से खासा दिन के प्रयागराज में। आपने जवाहरलाल नवोदय का नाम सुना होगा, तो जवाहरलाल की जब बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज के अलावा देखा जाए तो लखनऊ में आपने सुना होगा इंदिरा गांधी के नाम से। तो इंदिरा गांधी की जब बात की जाए तो इंदिरा गांधी के नाम पर एक नक्षत्रशाला जो है वो आपको यहाँ पे देख मिलता है। इवन अगर देखा जाए तो गोरखपुर में नाम आपने सुना होगा किसके रूप में? वीर बहादुर सिंह। तो वीर बहादुर सिंह की जब बात की जाए तो वीर बहादुर सिंह के नाम पे यह आपका स्थापित किया गया है।
आपके कहाँ पे, या आपके गोरखपुर में। और रामपुर की जब बात की जाए तो आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपके यहाँ पे स्थापित किया गया है। हालांकि बीच में जब हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि मायावती जी का प्रशासन आया था, तो उन्होंने क्या किया था, आर्यभट्ट की जब बात की जाए, आर्यभट्ट की जब बात की जाए तो आर्यभट्ट के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो भीमराव अंबेडकर इसका नाम किया था, लेकिन फिर से क्या किया गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इस रामपुर वाले को ही हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के रूप में देख पाते हैं। आज यूपी में सबसे बड़ा माना जाता है सीट की संख्या के आधार पर। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर 2 मोबाइल नक्षत्रशाला भी है। और मोबाइल नक्षत्रशाला की जब बात की जाए तो मोबाइल नक्षत्रशाला के अलावा खास करके सरकार ने और बोला है कि जल्द ही हमारे यूपी में क्या होगा, 2 और नए स्थापित किए जाएंगे। वैसे वर्तमान यूपी में 4 आपको देख मिलते हैं, 2 मोबाइल नक्षत्रशाला, 4 आपके वर्तमान में, और 2 नए आपके स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कहाँ पे आपको देख मिलता है, प्रयागराज में, कानपुर में, बनारस में, या फिर आपके बरेली के अंतर्गत, कहाँ से इसका संबंध आपको देख मिलता है। इनोसेंट होती हैं, अरे दादा रे दादा, अभी देखे नहीं होंगे सही स्वरूप। ठीक है, अभी तुम्हें नहीं पता है। रामायण का एक कहानी याद है कि नहीं, वो शूर्पणखा आई थी तो पहले विश्व सुंदरी बन के आई थी, और उसने राम से यही प्रपोजल रखा था कि विश्व के इस परिमंडल में तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है और हमसे ज़्यादा कोई सुंदरी नहीं है। लेकिन बाद में जब अपना असली स्वरूप दिखाया था तब वो तो अच्छा है कि राम भगवान थे, डरे नहीं थे। कोई सामान्य व्यक्ति होता ठहर जाता वहीं पर। ठीक है, तो असली स्वरूप अभी आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा इनोसेंट है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, जिस दिन असलियत सामने आएगी पता चल जाएगा कौन असलियत है, कौन यहाँ पे संत है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बहरहाल इसकी बात करिए, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रयागराज, कानपुर, बनारस या फिर बरेली, यह नाम आपको देख मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज हमारे यूपी में क्या है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। कुछ नाम ध्यान रखिएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा IIT, क्या बोलते हैं IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो यह आपके कहाँ पे स्थित है, यह आपके कानपुर में पड़ता है। ठीक है, कानपुर में। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट के अलावा अगर देखा जाए तो आपने एक नाम सुना होगा किसके रूप में, IIM, क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है, यह आपकी राजधानी लखनऊ में। और इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा, अभी हमारे यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये होटल मैनेजमेंट जो है वो आपके गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। और यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, अभी आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल सेंटर। स्किल सेंटर मतलब आप कहिएगा कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो कानपुर में खासा आपने सुना होगा कौशल संस्थान, तो ये अपने आप में काफ़ी फेमस हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संस्थान होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, IIT की जब बात की जाए तो आपके कानपुर में होता है, IIM आपके लखनऊ में होता है, II होटल मैनेजमेंट की जब बात की जाए तो आपके गोरखपुर में पड़ता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका जो कौशल विज्ञान संस्थान है, स्किल सेंटर, वह आपके कहाँ पे है, वह आपके कानपुर में पड़ता है। बाकी अगर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे होता है, तो यह आपको प्रयागराज में देख मिलता है। और हमने कई बार बताया इसके नाम को लेकर के, क्या नाम होता है, मोतीलाल नेहरू, खास करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये संस्थान आपके क्या होता है, प्रयागराज में आपको देख मिलता है। ठीक है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की जब बात की जाए तो ये आपके प्रयागराज से संबंधित होते हैं। ठीक है, वैसे प्रयागराज की जब बात की जाए तो इनके संबंध में ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की जब बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 में करी थी, किसके साथ मिलकर के, तो आप भी जानते हैं जब हम बात करते हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, जो चित्तरंजन दास की जब बात की जाए तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और मोतीलाल के परिप्रेक्ष्य एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि लखनऊ की जब बात की जाए तो मोतीलाल के नाम से लखनऊ में क्या है, एक आपको बाल संग्रहालय देख मिलता है।
तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अनगिनत बार पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अनगिनत बार पूछे गए हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है, और मोतीलाल नेहरू के नाम पे यह संस्थान। यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब आप ध्यान रखिएगा सूचना। तो सूचना प्रौद्योगिकी की जब बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, ये आपके प्रयागराज में है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध जिला जो मुरादाबाद है वह किस एक धातु हस्तकला के लिए काफी जाना जाता है। इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है। अच्छा सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, ये 1924 हमने बताया, 1923 है। क्यों, क्योंकि 1922 में तो हमारे यहाँ पर जो कह सकते हो कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चला था उसे समाप्त कर दिया गया, और उसके जस्ट बाद 1924 में HRA की स्थापना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्षमा चाहते हैं गुरु। ठीक है, प्रसिद्ध जिला मुरादाबाद ये हमारी यूपी में जाना जाता है, और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो तो 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो मुरादाबाद, आज मुरादाबाद की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है, ये दुनिया पित्तल दी। ठीक है, तो पित्तल नगरी के रूप में इसका नाम जाना जाता है, और पित्तल के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, मुरादाबाद को इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, आज यूपी के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं ध्वनि प्रदूषण, ये जो बर्तन बनाया जाता है ना, ठक 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 ठक, तो इस कारण से ध्वनि प्रदूषण भी आपको दिख मिलता है। वैसे मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मुरादाबाद के बारे में ध्यान रखिएगा, ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी की जब बात की जाए तो रामगंगा नदी के किनारे ये आपको देखने को मिल जाता है। तो पीतल नगरी का उद्योग आपके इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद के रूप में जाना जाता है। वैसे पीतल नगरी के उद्योग के रूप में अगर देखा जाए तो पीतल मूर्ति बनाई जाती है। ये कहाँ पे बनाई जाती है, तो पीतल मूर्ति की जब बात की जाए तो ये आपके मथुरा में देख मिलता है। इवन आपने देखा होगा थोड़ी बहुत मात्रा में बनारस में भी बनता है। ठीक है, और हमारी यूपी में एक जिला और होता है जिसका नाम है संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में क्या बनता है, संत कबीर नगर में एक लोकेशन है बखिरा, और बखिरा की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो एक उत्पाद होता है उसका नाम है ब्रांस बेयर उत्पाद। ठीक है, तो ब्रांस बेयर उत्पाद की जब बात की जाए तो ब्रांस बेयर उत्पाद नाम ध्यान रखिएगा, यह हमारी यूपी में देखने मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में खादी उद्योग बोर्ड की स्थापना करी गई। खादी उद्योग बोर्ड की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। खादी उद्योग बोर्ड की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई। खादी के बारे में तो आप भी जानते हैं, खादी कपड़ा। ठीक है, खादी कपड़े की जब बात की जाए तो खादी कपड़ा काफ़ी चर्चा में रहता है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इसको एक विशेष पहचान दिलाई। हम लोग क्या करते हैं, खास वो क्या कहते हैं, चरखा, चरखा चलाने में माहिर, और इसी कारण से ध्यान रखिएगा चरखे की जब बात की जाए तो चरखा क्या है, ये इसकी विशेष पहचान भी है, इसका लोगो वगैरह भी जाना जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट जब हमारे यहाँ पे चल रहा था तो हमने एक ही बात रखी कि भाई देखो, हम अंग्रेजों को उनका सामान खरीदते हैं तो उनको पैसा मिलता है, और वही पैसा वो लोग हम पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपने पुलिस सिपाही रखने के लिए। हम उनका सामान नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं उनको। हम लोग क्या करते हैं, अपना सामान खुद बनाएंगे जो हमारी ज़रूरत है। तो कपड़ा लत्ता की जब बात की जाए तो हम लोगों ने खुद बनाया। आज आप लोग भल आपके अलमारी में 5 जोड़ा यार पड़ा होता है, 2 जोड़ा बैग में पड़ा होता है, 1 जोड़ा नया खरीद के रखा होता है। लेकिन पुराने समय में लोगों के पास क्या होता था, कहीं गलती से 1 आध जोड़ा हुआ था, वो भी होली दिवाली पे, और वो भी 3-4 महीना जब तक कॉलर फट नहीं जाए, कहीं बाजू फट नहीं जाए, तब तक वो दूसरा नहीं खरीदते थे। ठीक है, तो आज वर्तमान अगर देखा जाए तो खादी कपड़ा का इस संदर्भ में नाम देख मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस पैटर्न में आप कह सकते हो कि ये बोर्ड कब स्थापित किया गया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1956 में, और 1956 की जब बात की जाए तो 1956 में ये एक्ट आया था। 1956 के परिप्रेक्ष्य फिर क्या किया गया, देश में यह स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, इसके अगले वर्ष में आपके 1957 में। तो देश के अंतर्गत खास करके कह सकते हो 1956 में एक्ट आया, और फिर 1957 में आपका क्या होता है, देश का एक खादी उद्योग बोर्ड आपका स्थापित किया गया। अब इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, राज्यों के अंतर्गत भी स्थापित किया गया। तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का कब स्थापित हुआ, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में खास करके 1960 में आपका स्थापित किया गया। हालांकि यहीं पर ध्यान रखिएगा, आज चूंकि खादी की बात करते हैं तो खादी हमारी क्या हो गई है, एक पहचान बन चुकी है, और खादी हमारी पहचान हो चुकी है। तो आपने सुना होगा यूपी खादी की जब बात की जाए या खादी यूपी, तो खादी यूपी नाम से ब्रांड हमारे यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो खादी यूपी नाम का ब्रांड जो हमारे यूपी के खादी कपड़े होते हैं उनको बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। खास अगर देखा जाए तो आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा।
जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। किसके? ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे किसके? हमारे यहाँ पर खादी पेंट के। ठीक है, खादी पेंट की जब बात की जाए तो खादी पेंट के आपके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अच्छा, खादी पेंट की जब बात की जाए तो खादी पेंट के अलावा खास ध्यान रखिएगा, अभी खादी के ही माध्यम से जो हमारे यहाँ पर खादी उद्योग बोर्ड है उसके ही माध्यम से क्या किया गया था, हनी प्रोसेसिंग बैन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हनी प्रोसेसिंग बैन की जब बात की जाए तो ये आपका लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये आपके गाजियाबाद में, जो शहद उत्पादन को बढ़ावा दे पाए। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके बारे में? खादी चप्पल। अभी आपने खादी चप्पल का नाम सुना होगा, जो एक तरीके से कह सकते हो खादी से बनाई गई है, कागज की है। ठीक है, तो कागज की बनी हुई ये चप्पल आपकी बनाई गई थी। कहाँ पे इसका पहला प्रयोग किया गया था? तो यह आपका जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो खादी चप्पल आपके बनारस के मंदिर में, और साथ ही साथ हनी प्रोसेसिंग बैन आपके गाजियाबाद में, और नितिन गडकरी खादी पेंट। हालांकि खादी पेंट की जब बात की जाए तो ये राजस्थान का जो गंगानगर है वहां से इसको शुरू किया गया था। खादी पेंट और कुछ नहीं होता है, बकलोल केवल बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गांव में आपने गोबर का लिपाई देखे हैं? फसल वसल कट के आता है तो उसके पहले दोबारा लिपा जाता था। होली दिवाली होता था तो आपका जो बरामदा वसारा, इवन आप कह सकते हो घर की जो पुताई वगैरह होती थी, तो वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खादी पेंट और हनी प्रोसेसिंग बैन और कागज का जो चप्पल होता है, ये सारी चीज़ आपको दिख मिलती है। ठीक है, बाकी एक काम और करिएगा आप लोग, कम से कम इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करते रहेगा, क्योंकि और भी सारी चीज़ आपको देखने मिलती हैं। चलिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो उसके तहत यह योजना कब आपके चालू की गई है? नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एक जिला एक उत्पाद योजना का संबंध हमें देखने को मिलता है। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यह संबंधित होता है, एक जिला एक उत्पाद। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या है? तो ये हमने जापान देश को ध्यान में रखते हुए, जापान से प्रेरणा लेते हुए अपने यूपी में क्या किया था, पहली बार लागू किया था देश में किसी भी राज्य के अंतर्गत। तो देश के किसी भी राज्य में पहली बार ये आपका लागू किया गया, और इसको लागू किया गया था आप कह सकते हो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया था। आज हमारे यहाँ पर इसके तर्ज पर कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं चलती हैं। जैसे पहला चालू किया गया था एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, लेकिन इसी तर्ज पर अब आपके योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब आपके एक तहसील एक उत्पाद योजना है। ठीक है, तो एक तहसील एक उत्पाद योजना आपके चिन्हित किया गया है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो फिर क्या है, एक ग्राम एक उत्पाद। ठीक है, तो एक ग्राम एक उत्पाद की जब बात की जाए तो यह योजना अब हमारे यहाँ पर क्या कर दी गई है, चालू कर दी गई है। तो इस तरीके से अलग अलग आपके नाम देख मिलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कंगन जी का नाम ध्यान रखिएगा, कंगन जी की जब बात की जाए तो कंगन रनौत ये क्या हो जाती हैं, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं। हमने लास्ट टाइम आपके किस्से अम्मा जान की जब बात की जाए तो अम्मा जान, और यहीं पर अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट की जब बात की जाए तो फ्लिपकार्ट के साथ क्या किया था, हमने समझौता भी कर रखा है कि भैया हमारा ये सामान वामान बेचना होता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बेचेंगे भी। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो अभी बजट में आपके क्या किया गया था, खौदी माल की भी स्थापना करने की बात चली थी, और इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इसको क्या नाम दिया गया था, ओडीओपी माल। ठीक है, तो राज्यों की जो राजधानियां होती हैं उनमें ओडीओपी कह सकते हो कि मॉल की भी स्थापना करने की बात चली थी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक जिला एक योजना को कब चालू किया गया, तो ये चालू किया गया था जनवरी 2018 में। जनवरी में भी कब, 24 जनवरी को। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो वेंकैया नायडू की जब बात की जाए तो इनके द्वारा क्या हुआ था, यह आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वेंकैया नायडू की जब बात की जाए तो वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा क्या हुआ था, यह योजना आपके चालू करी गई थी। उत्तर प्रदेश के आज जो वर्तमान 75 जिले हैं, उन 75 जिलों के क्या किए गए हैं, पहले चरण में तो 75 जिलों के 75 यूनिक उत्पाद आपके चिन्हित किए गए थे, लेकिन फिर आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के और भी कोई सपोर्टिव उत्पाद अगर जो हैं तो उन सबको भी क्या किया गया है, यहाँ पे आपके ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग, यह आपको दिख मिलता है। क्या है, हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो आंतरिक जल मार्ग यह आपको दिख मिलता है। आंतरिक जलमार्ग की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है, आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग मतलब यूँ समझिएगा कि जो हमारे आंतरिक आंतरिक मतलब आप समझिएगा कि हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र होते हैं, पहली बात तो भारत को ही अगर आप देखें तो भारत का जो एक पैटर्न है वो क्या है, भारत की जब बात की जाए तो भारत के पैटर्न में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है वो कैसे है, वो स्थल अवरुद्ध है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये जल मार्ग है। तो
तो जल मार्ग में अक्सर आपने देखा होगा कि जल क्षेत्र की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जल क्षेत्र है मतलब समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, लेकिन ये समुद्री जहाज होते हैं। लेकिन हमारे स्थल क्षेत्र में क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी आपकी नदियाँ होती हैं, तो नदियों में भी पानी का एक स्तर होता है, तो उस दशा में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी अपनी नौका चला सकते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा जैसे नैया डोले, तो उस दशा में अगर देखा जाए तो नैया डोलने के लिए पानी की जरूरत यहाँ पे विधिवत है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी नौका को चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक आंतरिक जलमार्ग हमारे यहाँ पर पहली बार डेवलप किया गया, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये ध्यान रखिएगा प्रयागराज से हल्दिया के बीच में क्या किया गया है, ये पहली बार में आपका घोषित किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल वाटर हाईवेज के रूप में जानते हैं, नेशनल वाटर हाईवे संख्या 1। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा पैटर्न है वह कितना है, तो आप भी जानते हैं 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, और कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, तो ये आपके प्रयागराज से हल्दिया के बीच देख मिलती है। हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा लोकेशन है। खास अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये गंगा नदी के ऊपर स्थापित है। तो गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी के ऊपर आधारित करते हुए इसका नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि आज सरकार ने क्या किया है, पहले हमारे यहाँ पर केवल 6 आपके थे, लेकिन बाद में क्या किया और भी नए ऐड कर दिए हैं, तो शायद आज वर्तमान में 111 या 112 आपके नए जलमार्ग आपको देख मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना था इसी तर्ज पर एक गंगा बिलास क्रूज सेवा ये आपकी चालू की गई थी। गंगा बिलास क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो ये भी आपको देख मिलता है, कहाँ से आपका चालू किया गया, तो आप भी जानते हैं करीब करीब 3200 किलोमीटर दूरी को कनेक्ट करते हुए ये गंगा नदी पे आपका एक बिलास क्रूज सेवा जो 5 मंजिला एक क्रूज सेवा है। खास अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपके बनारस से चालू किया गया था, और बनारस के परिप्रेक्ष्य बनारस से आपने डिब्रूगढ़ का नाम सुना होगा। डिब्रूगढ़ अर्थात जब हम असम की बात करें तो असम के डिब्रूगढ़ तक क्या है, इसका पूरा पूरा विस्तार आपको दिख मिलता है। वैसे गंगा बिलास क्रूज को लेकर के अगर देखा जाए, अगर गंगा बिलास क्रूज सेवा की बात की जाए तो ये देश में क्या हुआ था, पहली बार आपका चालू किया गया था। ठीक है, तो देश में ये क्या हुआ था, पहली बार आपका चालू किया गया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर चूंकि प्रयागराज की बात चलिए तो बीच में बनारस पड़ता है, तो बनारस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बनारस में पहला देश का मल्टी मॉडल टर्मिनल भी आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, मल्टी मॉडल टर्मिनल, मल्टी मॉडल टर्मिनल मतलब यूँ समझिएगा, टर्मिनल मतलब होता है एक ऐसा अड्डा जहाँ पे इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, जो जहाज वगैरह होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, तो जहाज़ों के अंदर आप भी जानते हैं जैसे आपका ट्रेन होता है, जैसे आपकी गाड़ी होती है, तो एक तो आपने देखा होगा जिसको हम सवारी गाड़ी कहते हैं जिसमें केवल पब्लिक जाती है, और एक होती है जिसको हम माल गाड़ी कहते हैं जिसमें मतलब सामान आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा रैक वगैरह उस पर रखे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो जहाज़ें होती हैं समुद्री जहाज, अक्सर आपने देखा होगा यात्रा के लिए कोई नहीं प्रयोग करता है क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी धीरे होती है, तो बहुत लंबा समय ले लेता है अगर हम सड़क मार्ग की अपेक्षा बात करें। तो इस दशा में इसमें क्या होता है, आपके जो विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। लेकिन अब सवारी भी आपकी चलती है, आपने देखा होगा जहाज वगैरह के माध्यम से। तो एक ऐसा स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे आपके क्या होता है, सवारी भी उतर पाए और सामान भी उतारे जाए। जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा है, रेलवे स्टेशन की जब बात की जाए जहाँ पे सामान उतारा जाता है वो कितना खुला क्षेत्र होता है, ट्रक तक पहुँच जाता है स्टेशन वहाँ तक। लेकिन आप सोचिए जहाँ पे आपको ट्रेन पकड़नी होती है वहाँ तो स्टेशनों के बाहर में बोल दिया जाता है, यात्री के साथ आए हुए जो बाहरी लोग हैं या तो प्लेटफार्म टिकट लेकर के अंदर जाएं और नहीं तो यहीं पर विदा लेकर के बाहर निकल जाएं। ट्रेन में धक्का मुक्की ना करें, उससे पहले उनका सामान वहीं दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर अब दोनों चीज़ों के लिए एक संयुक्त प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है, मतलब जहाँ पे सामान भी चढ़ाया जा सके उतारा जा सके और जहाँ पे व्यक्ति भी, तो इसी नाते मल्टी मॉडल कहते हैं। तो मल्टी मॉडल का नाम ध्यान रखिएगा, ये बनारस में है। हालांकि इसी बनारस में ध्यान रखिएगा, बनारस के अंतर्गत खास करके एक ऐसा टर्मिनल आपका व्यवस्थित किया जा रहा है जहां पे आपके तीनों प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं रुक सकती हैं। मतलब जैसे आपकी जहाज भी एक जगह पे रुकेगी, जहाज के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन भी रुकेगी। ठीक है, ट्रेन भी रुकेगी, इवन आप कह सकते हो यहाँ पे बस भी रुकेगी, और बस के अलावा जो हवाई यात्रा से समेत आपके हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो भी आपके रोके जाएंगे। तो एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे तीनों माध्यम मतलब सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, इन तीनों के क्या होंगे, आपके प्लेटफॉर्म केवल एक ही जगह पे आपके व्यवस्थित किए जाएंगे। खैर, नाम की बात आती है तो कहा जाता है कि क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से याद रखिएगा ये टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। और जिसको लगता है पीडीएफ नहीं लगता उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हम बार बार बोले हैं कि भाई आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है,
आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता तो उसके लिए हमारी कोई गलती नहीं है, आपने शायद ज्वाइन नहीं किया होगा। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी पे भी जुड़े होंगे तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। आपको जीता जागता उदाहरण अगर दिखा दें तो आप ये देखिए, यही तो है कल वाली पीडीएफ। यस्टरडे तो कल ही था, यस्टरडे देखिए यहाँ पे पीडीएफ पड़ी है कि नहीं पड़ी है, इसका मतलब आपको पीडीएफ दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग झूठा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये गलत बात होती है कि आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ बिल्कुल मिलती है। जैसे क्लास होता है तुरंत हम सबमिट कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं आज के संदर्भ को। पुनः आप सबसे कल मुलाकात होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।